मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा जो ना, आपने गालिबन ये 16/5/2018 को आपने एक मजमून लिखा था, क्या हम्म। सदर ट्रंप ने खैर और शर की आखिरी जंग की बुनियादें रख दी है? ये आपके इस जी नहीं, मजमून यानी का। आप दहशतगर्दी से मुराद मजहबी अकायद को सियासी मामलात में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसकी खातिर ट्रंप की जीत की खबर और फीलिंग ने नेतन्याहू को यह हौसला दिया। ताकत, फौजी ताकत ट्रंप के हाथ में होगी, यानी दुनिया में 20,000 एटम बमों का कोड ट्रंप के ब्रीफकेस में होगा। दुनिया में 11 न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज ट्रंप के इशारे अबरू के गुलाम। दुनिया में 22 न्यूक्लियर सबमरीन जो जितने देर तक चाहें जेर आब रहकर दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं, वो ट्रंप के जेर कंट्रोल होंगी। ईरान और चीन के इर्द गिर्द कायम 42 अमरीकी अड्डे ट्रंप के पास होंगे। और दौलत का, एक तरफ ताकत है, फौजी ताकत, और दूसरी तरफ दुनिया भर की दौलत सारी इकट्ठी की जाए तो एलन मस्क साहब जो हैं वो हमें बतौर इनफरादी तौर पर ये कह लो कि इसका मतलब ये कि इसराइल के हवाले से जो अमेरिका की जो सो पॉलिसी है वो रियासत। हम दुनिया में खैर शर की वो आखिरी जंग जिसकी पेशगोइयां इल्हाम की सूरत में हमारे पास भी हैं और सैनियों के पास भी हैं, बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे कहीं ज्यादा इस मौजू पर माहिर हैं, कि हमारे देखने वालों को खबरदार करें कि आइंदा 4 साल किस तरफ जाएंगे। हम्म। आप बताएं। मैं सुना, मैं मैं कसम सुनना चाहता हूँ, संजीदगी से, मैं मजाक नहीं नहीं नहीं, करता। मुझे इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है ना, हम तो आपसे सुनेंगे यार। हमने तो आपको नहीं, से मैं टाइम इल्हामी इसी। किताब, इल्हामी किताबों में यार, मुझे बताएं कि ये अर्ज मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस में जंग होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल कौना वहां से दूर पसीर होगा। ये जो जितनी कहानियां हैं, इन कहानियों की क्या हैसियत है? बस असल में हमारे यहाँ जो है ना, मैं 2010-11 से आपको सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक मरतबा फिर अपने बहुत ही अजीज अजजान दोस्त मोहतरम प्रोफेसर शोज़ब अस्करी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले शोज़ब साहब ने मसले फ़लस्तीन के ऊपर बहुत तफसील से दो हमने उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी और अहबाब ने उसको पसंद भी फरमाया। और एक ऐसी इल्मी शख्सियत के साथ गुफ्तगू जो जज्बात और तअस्सुबात से बुलंद होकर एक मुहक्किक के तौर पर गुफ्तगू करे, और यही हमारे चैनल का भी मेथड और मनहज और मकसद है। और ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो अब चूंकि अमेरिका में तब्दीली आ गई है, वहाँ पर सदर मोहतरम जनाब ट्रम्प साहब कामयाब हो चुके हैं और शायद 2 महीने के बाद वो ओहदे सदारत संभाल लेंगे। तो मैंने ये ख्वाहिश थी मेरी कि शोज़ब साहब अब इस हवाले से हम इस पे दोबारा एक हम इनसे गुफ्तगू करें। तो आज की गुफ्तगू में हम एक तो ये कहे देखेंगे कि लम्हे मौजूद में यानी 12 नवंबर 2024 को गजा की सूरत हाल क्या है मौजूदा। और फिर हम थोड़ी सी शोज़ब साहब के, चूंकि 2018 में इन्होंने एक बहुत शानदार मजमून लिखा था जो हम सब पर शाये हुआ है, तो उस मजमून के अंदर भी शोज़ब साहब ने जो कुछ उस वक्त कहा था वो बातें दुरुस्त साबित हुई। तो एक तो हम उस मजमून के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और ये देखेंगे कि ट्रंप का जो सबका दौर सदारत में क्या उसकी उनकी क्या पॉलिसियां थी और उसके क्या असरात हुए। फिर बाइडन साहब जो अब जाएंगे सदारत के ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे, उनकी क्या पॉलिसियां थी और उसके क्या असरात हुए वहां पर मशरिक़ वस्ता पर। और फिर ट्रंप साहब ने इलेक्शन मुहिम के दौरान इस मौजू पर कोई बात की नहीं की, इस कार्ड को खेला, इस हवाले से कोई उन्होंने अपने वोटर्स से कोई वादे वईद किए या नहीं, इस पे हम थोड़े से शुजब साहब से कुछ मालूमात लेंगे। और उसका जब सदर साहब ट्रम्प साहब जब जीते और उन्होंने जो अपनी फतह का जो की गुफ्तगू या फतह की तकरीर की विक्ट्री स्पीच, तो उसमें उन्होंने क्या कोई इस पर कोई बात की जंगबंदी के हवाले से, अमेरिका जहां जहां जंगों में फंसा वो वहां से निकलने के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से तजज़िया निगार ये कह रहे हैं कि ट्रम्प एक बिजनेस माइंड का बंदा है और वो अब जंगों से निकल के अमेरिका की तामीर और तरक्की पे लग जाएगा। तो इस हवाले से हम शोजा साहब से कुछ जानना चाहेंगे। और फिर मौजूदा जो 5 साल उनकी सदारत का जो टाइम है, उसमें मुस्तकबिल का नक्शा शोजब साहब क्या देखते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा है कि हादसा जो अभी पर्दे अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईने इदराक में है। तो चूंकि शोजब साहब की तहकीक और तफ्तीश और इस मौजू पर इनका बहुत गहरी निगाह है और रोजाना के हवाले से जो कुछ वहाँ तब्दीलियां होती है उसको ये बहुत करीब से उनका मुशाहिदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें पढ़ते भी सुनते भी हैं। तो फिर वो देखते हैं उनके आईना इदराक में मुस्तकबिल का जो अक्स है वो क्या है। और फिर ईरान और सऊदी अरब में कुछ कुर्बतों के हवाले से कोई खबरें आ रही है, उस पर हम बात करेंगे कि ये किस हद तक मुमकिन है, क्या वजह बनी कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। और गालिबन रियाज में अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो ईरान की तरफ से जो शिरकत हुई, गालिबन उनके सदर का नुमाइंदा आया है
और बाकी चीजें। तो इस पे हम थोड़ी सी शोधब साहब से, बहुत मेहरबानी शोधब साहब, आपने हमें दोबारा टाइम दिया तालिब इल्म को। मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ इस हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन, आपने इस लायक समझा। नहीं, आप क्या मतलब इस लायक समझे यार, आप तो है ही इस लायक। जाहिर सी बात है, हम इस कहतो रिजाल के दौर में आप जैसे किसी दानिश्वर नौजवान का, मुहक्किक का होना हमारे लिए गनीमत की बात है। हमारे लिए आपका होना, आपका वजूद एक गनीमत है और बाइस जो शरफ है। मोहब्बत है बड़ी आपकी। नवाजिश, बड़ी सलाम नवाजिश। अच्छा अलैकुम। शोधा साहब, मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा जो है ना, आपने गालिबन ये 16/5/2018 को आपने एक मजमून लिखा था, क्या हम्म। सदर ट्रंप ने खैर व शर की आखिरी जंग की बुनियादें रख दी हैं? ये आपके इस जी मजमून का टॉपिक का उन्वान था, और गालिबन ये हम्म। हम सब पे इसको शाये किया गया था। मैं चाहूंगा कुछ इससे शुरू के इब्तिदाई कुछ चीजें इससे पढ़ लूं। जरूर जरूर। जैसे अच्छा है, तो गुफ्तगू के लिए एक इब्तिदाइया तय हो जाएगा। जी जी, कि भाई शोज़ाब साहब अभी कोई नौवारिद इसमें नहीं है, बल्कि पिछले पहले से ही इन मौज़ूआत पे लिख रहे हैं, और इसके ऊपर इनका मैंने पहले भी आपको जो तारुफ में बताया ना, कि जो आपकी अंदर एक दर्द भी है ना उन मजलूमों के लिए, वो बहुत काफी है मेरे लिए, मतलब उस हवाले से जो आपकी बेचैनी। खैर शोज़ाब साहब ने ये लिखा है कि क्या सदर ट्रंप ने, ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ सामीन, क्या सदर ट्रंप ने खैर व शर की आखिरी जंग की बुनियादें रख दी हैं? हजरत शोज़ब अस्करी साहब हफिज़हुल्लाह ताला मद्दज़िल्लुल आली का ये मजमून है। आपने ये लिखा था कि अमेरिका के सियासी हलके में ट्रंप जैसी गैर सियासी शख्सियत की आमद और बतौर सदर इंतखाब ने जहां अमेरिकी अवाम के नाम नहात सियासी व सफारती शूर की कलई खोल दी हैं। अब दोबारा हो गया, ठीक है। उस ताजिर की बतौर सदर हिकमत अमली से दुनिया का पहले से ही बिगड़ा हुआ आलमी निज़ाम बदतरीन इस्तेमारियत का रूप धार चुका है। अमेरिका और यूरोप समेत दीगर आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान साल 2015 में साल हा साल की सफारती मुशक्कत के बाद तय पाया जाने वाला जौहरी मुआहिदा एक ऐसी दस्तावेज था जिसके कारामत और मुअस्सर होने की तायीद खुद अमरीकी वजीर खारजा 3 महीने पहले तक कर चुके हैं। ताहम अमरीकी सदर ने इस मुआहिदे से इनहराफ करके ना सिर्फ आलमी ताकतों की सफारती कामयाबी को पैरों तले रौंदा है, बल्कि मशरिक वस्ता में नई तर्ज की तशवीश की आग भड़का दी है। ताकत और शोहरत के लिए गैर मामूली तौर पर ख्वाहिशमंद सदर ट्रंप के तमाम सियासी और सिफारती फैसले न सिर्फ दूर रस नतज के हामिल हैं, बल्कि उनकी एक अलामती हैसियत है। वो हर ऐसा काम कर गुजरना चाहते हैं कि जिससे ये साबित हो कि वो अमरीकी तारीख के काबिल तरीन और दूर अंदेश रहनुमा हैं। उनकी मिसाल हद दर्जा सतह के घमंडी आदमी की है, जो अपनी शोहरत के लिए किसी की हासिल शुदा कामयाबी पर पानी फेर दे, या किसी कामयाबी के हुसूल के लिए किसी भी हद से गुजर जाएं। वो ईरान की जौहरी डील से इसलिए मुनहरिफ हुए कि वो सदर ओबामा के दौर की कामयाब तरीन सफारतकारी थी। वो शुमाली कोरिया के साथ किसी तरह के जौहरी माहिदे को तय करके अपने आप को मनवाना चाहते हैं। सदर ओबामा की सबसे बड़ी सफारती नाकामी मशरक़ वस्ता के लिए कोई अमन मंसूबा ना दे पाना था। सदर ट्रंप फलस्तीनी तनाज़े को महज ताकत के जोर पर दफन कर देना चाहते हैं। ये आप फलस्तीन वाले पे आपने जो लिखा, उनकी ये हिकमत अमली आलमी सतह पर एक ऐसा माहौल तरतीब दे रही है जहां ताकत और इख्तियार के बलबोते पर इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं, और सफारतकारी व समझौतों की बजाय धौंस और धमकी अपने मफादात के हुसूल के लिए बतौर जराए मुस्तामिल हो रहे हैं। सदर ट्रंप फलस्तीनी इंतजामिया से ये कह चुके हैं कि वो या तो इसराइल फलस्तीन तनाज़े के लिए ट्रंप फार्मूला कबूल करें, वगरना वो फलस्तीनी इंतजामिया की सालाना इमदाद रोक देंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी अमरीका मुखालिफ करार दिलाने की पादाश में इमदाद रोकने की धमकी दी है। उन्होंने अपनी मुस्तकिल मंदूब के जरिए ऐसे ममालिक की फहरिस्त भी तैयार की है जो UN जनरल असम्बली में अमरीका मुखालिफ करारदाद की हिमायत करते हैं, ताकि ऐसे ममालिक के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा सके। ताकत के बेमहाबा इस्तेमाल से ये अंदेशा लाहिक है कि फलस्तीनी जो अरसे 70 साल से अपनी ही सरजमीन पर अपनी रियासत से महरूम कौम हैं, इस आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हक से भी महरूम ना हो जाएं, जो उन्हें कागजी ही सही ये तसल्ली तो देता है कि एक रोज वो अपने खिते में अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के मालिक होंगे। अच्छा छोटा, मैं चाह रहा था कुछ हिस्सा पढ़ो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ पूरा ही पढ़ लो, ये बहुत हाँ जी, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत और रेलिवेंट है। बहुत लंबा नहीं है इसलिए, और बिल्कुल इससे आज के हालात की बिल्कुल मुताबिक भी है। कल की ये तकरीब
ये और जहन में रखे, 2018 का मैं शोजब साहब का मजमून पढ़ रहा हूँ। कल की ये तकरीब जिसमें अमरीकी सफारत खाना बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया, एक सियासी तकरीब की बजाय मजहबी तकरीब इसलिए ज्यादा लग रही थी कि इसके तमाम मुकर्रिनीन ने अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद से ऐसे इक़्तिबासात पढ़े जिसमें अर्ज़ फ़लस्तीन को सेहूनी यहूदियों का तारीखी इलाका कहा गया था। तकरीब के मेहमान खुसूसी जो कि एक मसीही आलिम थे और इस तकरीब के लिए अमेरिका से बतौर ख़ास तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले दिए और बाकायदा नाम लेकर मुस्लिम मुजाहिमत और ईरानी रियासत की इसराइल मुखालिफ पॉलिसी को तंज का निशाना बनाया। जाहिर है कि ये एक सियासी तनाज़ा था जिसका बयानिया अपनी हैसियत में मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की हिकमत अमली के सबब इल्हामी मज़ाहिब के माबेन जंगी कैफियत में तब्दील हो चुका है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में माहिरीन का कौल है कि वक्त अज हद फैसला कुन मजहर है। हफ्ता भर पहले लुबनान में हुए इंतखाबात में ईरान की हिमायत याफ्ता इसराइल मुखालिफ मजहबी व अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के सियासी इत्तेहाद ने फैसला कुन कामयाबी हासिल की है। शाम के खाना जंगी का खात्मा सदर बशार अल असद की कामयाबी की सूरत में अब नवश्ता दीवार है, जिनकी हैसियत हालिया खाना जंगी के बाद ईरानी कठपुतली होकर रह गई है। जिस रोज अमेरिकी सफारत खाना बैतुल मुकद्दस मुंतकिल हुआ, उसी रोज इराक में नाम निहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश जिसको हम कहते हैं, नाम निहाद दौलत इस्लामिया के ईरानी मलिशाओं की मदद से खात्मे के बाद होने वाले आम इंतखाबात में अमेरिका के खिलाफ नजफ और करबला में लड़ने वाली मशहूर अल महदी आलमी के रहनुमा और मारूफ मजहबी आलिम मुक्तदा सदर के सियासी इतिहाद की कामयाबी ने ईरान के लिए बहुत सी सफारती व तजवीराती आसानियां पैदा कर दी हैं। अगले चंद महीनों में बाद मशरक़ वस्ता में अमलन इस सूरत हाल जन्म लेने वाली है कि अगर कोई ईरानी शहरी तेहरान से बगदाद और बगदाद से दिमिश्क और दिमिश्क से बेरूत जाना चाहे तो उसे शायद ही किसी रुकावट का अंदेशा होगा। नहीं मालूम कि एक तसलसल से कायम ईरान के जेर असर ये अरब ममालिक ईरान के पुराने हरीफ सऊदी अरब से क्या मामला करेंगे। ताहम यह तय है कि मजहबी बुनियादों पर तरबियत याफ्ता ईरान की पासदारान इनकलाब फौज के अलकुदस ब्रिगेड कि जिसकी क़यादत में हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही इसराइल की नाबूदी चाहते हैं, के लिए मजहबी बयानिया पर होने वाली बहुत हद तक मुमकिन ईरान इसराइल जंग के जिसका मैदान शाम होगा बहुत करीब आ चुकी है। अलमिया यह है कि अगर एहतमाई अतीक में ऐसी किसी जंग का पेशगोई मौजूद है कि जो शाम की हदूद में इसराइलियों और उनके मुखालिफिन के दरमियान होगी, तो मुसलमानों की किताबें भी ऐसी ही पेशगोइयों से भरी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसराइली रिवायात में फतह इसराइल की होगी जबकि मुस्लिम रिवायात में फतह मुसलमानों की होगी। मजहबी बयानिया की आमेजिश ने इस सियासी तनाज़े को इस कदर खतरनाक नहज पर ला खड़ा किया है कि अब इल्हामियत नहीं बल्कि इंसानियत खतरे में है। क्या बात है अस्कर साहब, इतना खूबसूरत और ऐसा मजमून लिखा जो उस वक़्त आपने चीज़ें लिखी, इसमें से काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। आगे के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आसानियाँ हो। तो ये मैंने आपका मजमून इसलिए उससे निकाल के पढ़ा कि एक तो खुद एक रिकॉर्ड पे ये महफूज भी रहे, इसमें हमारी इस गुफ्तगू में भी, दूसरा हमारे सामीन और नाजरीन और सुनने वालों को भी अंदाज़ा हो कि हमारे मोहतरम शोएब अस्करी साहब गुज़श्ता दो गुफ्तगू इसके अलावा उर्दू कौन सा उर्दू इंटरनेशनल पे भी आप इस पे मुस्तकिल प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये वो पॉडकास्ट है। आते हैं मुस्तकिल आ रही है। हाँ मुस्तकिल आ रहे हैं, और इसके अलावा इनके इस मौजू पर और भी इन्होंने मजामीन लिखे हैं, कुछ तर्जुमे किए हैं, बाकायदा इनका काम है। और हम चाहते हैं कि आपके वो काफ़ी तर्जुमे के जो काम है उसको शाया करने का भी हमने आपको सोचना चाहिए यार, वो बहुत अच्छा इल्मी फिक्री काम है उसमें। हाँ, और बहुत मेहनत से आपने माशाल्लाह वो किया। और अभी जो गुज़श्ता दिनों मैंने आपको वो कहा था, वो जो इराक के एक स्कॉलर का भी आपने पूरा वो जो इंटरव्यू इंग्लिश से मेरे ख्याल से तर्जुमा किया था, बड़ा बेहतरीन। और इसके अलावा एक किताब आयतुल्लाह भी शायद साले अल हकीम का हाँ उनका, साले अल हकीम। साले अल हकीम साहब का। तो इस तरह आपका हमारे शहजाब साहब का ये सारा काम है। तो शहजाब साहब हम जरा आते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि अभी आज 11 नवंबर 2024 क्या सूरत हाल है वहां पर। 2018 अगस्त में यह मजमून लिखा था। 2020 में ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर को कहा कि वो व्हाइट हाउस में ऐलान करे फलस्तीन की रियासत और इसराइल के दरमियान जो अमन मुआहिदा, जिसको उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया है, जिसे फलस्तीनी मुस्तरद कर चुके थे। ये 2020 व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने उस डील का ऐलान किया। उस डील के मुताबिक मगरबी किनारे की 82% रकबा हम्म। इसराइली अमलदारी में जाना था। 82% अच्छा, रकबा। 82 फीस। 13% रकबे पर फलस्तीनी
देहात बनने थे, छोटे छोटे छोटी छोटी फलस्तीनी रियासतें, गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर, जिन्हें सड़कों और टनल्स के जरिए कॉर्डन ऑफ, एक चार दीवारी में मुकैयद किया जाना था। ये एक फलस्तीनी रियासत ऐसी होनी थी जिसके पास कोई फौज नहीं थी, जिसके पास कोई पुलिस नहीं थी, जिसकी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, जिसका बॉर्डर के ऊपर कोई इख्तियार नहीं था। ठीक। गजा में फलस्तीनी चाहते तो वो अपने लिए एक बंदरगाह तामीर कर सकते थे, मगर उस बंदरगाह के अंदर कौन तामीर के लिए आएगा, इसराइल तय करता। किस मुल्क से जहाज बंदरगाह पर आ सकते हैं, इसराइल ने तय करना था। गजा में और मगरबी किनारे में क्या पैदा किया जाएगा जो बाहर बेचा जाएगा, वो इसराइल ने तय करना था। वो जो फलस्तीनी 7.5 लाख 1948 में अपने घरों से निकाले गए थे, हम्म। उन्हें ये हक नहीं था कि वो वापस आए, और उनका जो रिफ्यूजी स्टेटस है, उनरा तंजीम जिस पर परसों इसराइल ने 4 दिन पहले पाबंदी लगाई है, उस तंजीम को अमलन यूनाइटेड नेशंस ने खत्म कर देना था, और अमेरिका ने ये इंश्योर करवाना था कि उनरा खत्म हो गई है। यानी 7.5 लाख फलस्तीनी जो 1948 में अपने घरों से निकाले गए थे, जो अब लेबनान में, शाम में, उर्दन में और पूरी दुनिया में आबाद हैं, उनका रिफ्यूजी स्टेटस और फलस्तीनी नेशनलिटी उनसे छीन ली जानी थी। ऐसे करके एक फलस्तीनी रियासत कायम हो रही थी जो सिर्फ कागजों में थी और कहीं मौजूद नहीं थी। हम्म। और अमेरिका ने कहा था, ट्रंप, अमेरिका से मुराद ट्रंप 2020 में, या जी। फलस्तीनी ये रियासत कबूल करें, या हम फलस्तीनियों के लिए इस इलाके में बतौर कौम कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। सो उन्होंने क्या किया, ट्रंप ने अमेरिका में एक छोटा सा फलस्तीनी सफारत खाना या कॉन्सुलेट ऑफिस जो था, जो फलस्तीन अलामती हैसियत रखता था कि वहां फलस्तीन का परचम लहरा रहा था, उसे बंद किया। ठीक। मशरिकी बैतुल मुकद्दस में जो फलस्तीनी अमूर के लिए अमरीकी कॉन्सुलेट ऑफिस था, उसको बंद किया। हम्म। फिर सारे के सारे बैतुल मुकद्दस को ट्रंप हुकूमत ने पहले दौरे सदारत में इसराइल का गैर मुनकसिम दारुल हुकूमत करार दिया, और अमेरिका के सफारत खाने की दीवार के चंद इंच मशरिकी बैतुल मुकद्दस की उस सरजमीन पर थे जिसने मुस्तकबिल में कभी फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनना है। तो बैतुल मुकद्दस में अमरीकी एम्बेसी सिर्फ मगरबी बैतुल मुकद्दस में नहीं है जिसे इसराइल का दारुल हुकूमत माना जाता है, बल्कि उसकी दीवार के चंद फुट मशरकी यरूशलेम में है, जिसे यूनाइटेड नेशंस और अक़वाम आलम मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत समझते हैं। कि हम्म। डील ऑफ द सेंचुरी में फलस्तीनियों को अलकुद्स से निकाल दिया गया, और अलकुद्स से 2 किलोमीटर फासले पर एक कस्बे को इसराइल ने ये फेवर दिया फलस्तीनियों को कि वो चाहें तो उस कस्बे का नाम अलकुद्स रख ले और वहां अपना दारुल हुकूमत बना लें। और सबसे खतरनाक बात, मस्जिद अक्सा की मुकम्मल सॉवरेनिटी का एहतमाम इसराइल के पास होगा। हम्म। कल, अब जंप लगाएं 2020 में ट्रंप ये कर चुके हैं, अब जंप लगाएं कि आज क्या हो रहा है। आज सऊदी अरब के वली अहद ने ऐलान किया है कि ब्रादर मुल्क ईरान पर हमला हमें किसी तौर कबूल नहीं। यूरोपीय अकवाम इसराइल को हथियारों की फरहमी बंद करें। लेबनान पर इसराइली जहरियत फौरन खत्म की जानी चाहिए। मगरबी किनारे और गजा से इसराइली अफवाज वापस निकले, और एक ऐसी रियासत कायम की जाए जो गजा और मगरबी किनारे के इत्तिसाल पर कायम हो, जोड़ के। सही। सही। ये यू टर्न है इब्राहिम अकॉर्ड से। इब्राहिम अकॉर्ड वो वो मंसूबा है जो ट्रंप ने 2018 में पेश किया था, जिसके बाद बहरेन, यूएई, मराकश और सूडान, 4 ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात कायम किए। बदले में अमेरिका ने यूएई को F-35 जदीद तरीन जहाज दिए थे, जिस पर इसराइल का एतराज था, वो दिए गए, यूएई ने इसराइल को मान लिया। सूडान का नाम दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाले ममालिक की फहरिस्त से खारिज किया गया, सूडान ने इसराइल को मान लिया। बहरेन को यह तसल्ली करवाई गई कि आपके यहां जो अक्सरियत शिया आबादी है, और जो ये चाहती है कि बहरेन में इनकलाब आए और बहरेन में जो अवाम है वही नुमाइंदा हुकूमत लाएं, हम बहरेनी शाही खानदान को ये वादा करते हैं कि कभी आपकी अवाम आपके बादशाह को खत्म नहीं कर सकेगी, अमेरिका आपकी बादशाह इंश्योर करेगा।
बदले में सही। बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। मराकश का तनाजा है मगरबी सहारा, वो खिता मुतनाज़ा इलाका है। अमेरिका उस इलाके को मुतनाज़ा करार देता है। मराकश को यह कहा गया कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें, हम मगरबी सहारा पर आपकी टोटल सॉवरेनिटी तस्लीम कर लेंगे। सो मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। बदले में अमेरिका ने मगरबी सहारा खिते पर मराकश की सॉवरेनिटी कबूल कर ली। ये था इब्राहिम मुआहिदा। इसी मुआहिदे को सदर जो बाइडेन 4 साल तक लेकर चलते रहे, और वो बारहा सऊदी अरब से ये कहते रहे कि आप इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हों, ताकि आपको देखकर बाकी मुस्लिम ममालिक भी इब्राहिम मुआहिदे की पैरवी करे और इसराइल को तस्लीम कर ले। सितंबर 2023 इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर किया, वो नक्शा दिखाया कि ये ब्लेसिंग ममालिक हैं, बाबरकत ममालिक। सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल, मिस्र, ये सारे ब्लेस्ड कंट्रीज हैं। फिर काले रंग में थे ईवल कंट्रीज, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, लबनान। हम्म। जो नक्शा नेतन्याहू ने दिखाया था, उस नक्शे में गज्जा और मगरबी किनारा नहीं था, वो इसराइल था। अब कल इसराइल के वजीर खजाना स्मोट्रिच ने ऐलान किया है कि 2025 के वस्त में हम मगरबी किनारे पर इसराइल के सॉवरेनिटी, यानी वो मुतनाज़ा नहीं होगा, बल्कि हम उसको इसराइल के अंदर जम कर लेंगे। उसका उन्होंने महज ऐलान करना है। जो डील ऑफ द सेंचुरी में ट्रंप ने कहा था कि 82% मगरबी किनारा इसराइल का होगा, आज 82% मगरबी किनारे पर इसराइल का कब्जा है। गजा में से लोगों को खत्म किया जाएगा और वहां इसराइल की गैर कानूनी बस्तियां आबाद की जाएंगी, जैसा कि 1967 से लेकर 2005 तक थी। ये पिछले हफ्ते रीसेटल गजा के नाम से कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें इसराइल की कैबिनेट के लोगों ने कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। मेरी मुराद इतमार बिन गुवीर और स्मोट्रिच है। एक वजीर दाखिला और कौमी सलामती का सरबराह है इतमार बिन गुवीर, हम्म। जिसको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है। खुद अमेरिका ने उसको दहशतगर्द कहा है। सही। और स्मोट्रिच, इसको अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है। ये दोनों दोस्त जो हैं, इन्होंने कोई सुर्ख रंग की गाय पाली है, क्योंकि कदीम हम्म। बाइबल में ये दर्ज है कि कोई इस सुर्ख रंग की गाय मस्जिद अक्सा के हरम में जबा की जाएगी, तब तीसरा माबद सुलेमानी तामीर होगा, या टेंपल ऑफ, या जिसको वो टेंपल ऑफ जूस कहते हैं, जो उन्होंने नाउजुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को गिराकर तामीर करना है। यूनाइटेड नेशंस के लिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, इसराइल ने जो अब सफीर मुकर्रर किया है, वो कॉलोनियल सेटलर है। वो उस इसराइली इलाके से ताल्लुक नहीं रखता जिसको दुनिया इसराइल कहती है, बल्कि वो मगरबी किनारे के उस खित्ते से ताल्लुक रखता है जिस पर इसराइल का गासिबाना कब्जा है। सही। खुद स्मोटरिच मगरबी किनारे की उस बस्ती में रहते हैं जो फलस्तीन के अंदर कायम है। अमलन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की काबीना यहूदी मजहब के उन सेहूनियों के इख्तियार में है जिन्हें दहशतगर्दी की किसी भी तारीफ के तहत दहशतगर्दी कहा जाए। सही। यानी आप दहशतगर्दी से मुराद मजहबी अकायद को सियासी मामलात में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसकी खातिर जाने ली जाएं या जाने दी जाएं। सही। तो नेतन्याहू, उनकी लिकूद पार्टी और उनकी उस रात अमेरिका में सदारती इंतखाबात की आड़ में काबीना में वाहिद मौजूद शख्स जो उनकी इस पॉलिसी के खिलाफ था, वजीर दिफा युआव गिलांत, उनको उन्होंने उस रात फायर किया। मुझे यकीन है ट्रंप की जीत की खबर और फीलिंग ने नेतन्याहू को यह हौसला दिया कि वो इसराइली यरगमालियों की हिमायत वाला एक ही वजीर, जो उनका वजीर जंग और वजीर दिफा था, उसको फारिग करें। उसको उन्होंने फारिग किया। यानी अब नेतन्याहू यरगमालियों के लिए, जो गजा में हैं 110 इसराइली, उनकी रिहाई के लिए किसी तरह की डिस्कशन में दिलचस्पी नहीं रखते। 4 दिन बाद क्या हुआ? 3 दिन पहले कतर ने ऐलान किया है कि वो मजीद मुज़ाकरात से हाथ खींच रहा है। अच्छा। दुनिया जो बाइडन को याद रखेगी इस हवाले से भी, कि जब सारी दुनिया उसको ये कह रही थी कि तुम इसराइल की गैर मशरूत हिमायत बंद करो, असले की फराहमी बंद करो,
तब जो बाइडेन ने कतर पर जोर दिया था कि वो हमास का दफ्तर बंद कर दे। बिल्कुल। तो हमने जो 2018 में अंदाजा लगाया था कि ये ऐसे फसादी हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया पर, यानी ट्रंप की सदारत, अमेरिका के सदर का मतलब यह है कि दुनिया भर का सदर होना, या कम से हम्म। कम दुनिया भर के 90% तनाज़ात में क्या होगा ये तय ट्रंप ने करना है। बिल्कुल। सो शुमाली कोरिया के फौजों का रूस की हिमायत में यूक्रेन के खिलाफ लड़ना, चीन की अफवाज का ताइवान के इर्द गिर्द घेरा तंग करना, और आज सऊदी अरब की तरफ से ईरान की हिमायत का ऐलान करना। परसों यूरोपीय अकवाम का इजलास हुआ है और फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया ने मिल बैठकर सोचा है कि नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि ट्रंप नेटो के मकसद और नेटो का जो नेचर है उसके खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो यूरोपीय अकवाम की दिफा करे और बदले में यूरोपीय अकवाम हमें पैसे ही ना दे। सो ट्रंप जहां एक तरफ गैर सियासी आदमी है, दूसरी तरफ उनका तारीखी शऊर कुछ भी नहीं है। उन्हें ये कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसे चल रही है और पिछले 75 सालों से अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर कैसे काम करता है और क्यों दुनिया पर अमेरिका जो है वो राज कर रहा है। और ये अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाना साफ जाहिर करता है कि वो मामलात को मल्टीप्लाई बाय 10 करके उसी तरह हल करना चाहेंगे जिस तरह उन्होंने 2016 से 2020 जनवरी 2021 तक की सदारत के 4 साल गुजारे हैं। और मैं मैं इस हवाले से बड़ा बड़ा परेशान हूं कि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम एलन मस्क है। वो ट्रंप हम्म। की इलेक्शन मुहिम के लीडर थे। उन्होंने ट्रंप की इंतखाबात के आखिरी 3 हफ्तों में 1.38 बिलियन डॉलर्स इनाम में बांटे हैं। हर रोज हम्म। $1 मिलियन एक रिपब्लिकन वोटर को कुरंदाजी के जरिए एलोन मस्क की तरफ से दिया जाता था। तो इस अच्छा। दौरान कोई 138 या पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने वो $1 मिलियन बांटे हैं। जिस रात ट्रंप इलेक्शन जीते हैं उस रात इकोनॉमिस्ट की बहुत। रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क की दौलत में $256 अरब इजाफा हुआ है एक रात में। अच्छा। दुनिया जितना में लगा। लोगों दुनिया में लोगों के ख्यालात का इजहार करने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म का नाम सबका ट्विटर और मौजूदा एक्स, एक्स। उसके मालिक का नाम है एलोन एलन मस्क। मस्क। जी। बिल्कुल। तो ताकत, फौजी ताकत ट्रंप के हाथ में होगी, यानी दुनिया में 20,000 एटम बमों का कोड ट्रंप के ब्रीफ केस में होगा। हम्म। दुनिया में 11 न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज ट्रंप के इशारा अबरू के गुलाम होंगे। दुनिया में 22 न्यूक्लियर सबमरीन जो जितने देर तक चाहें जेरे आब रहकर दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं, वो ट्रंप के जेरे कंट्रोल होंगी। ईरान और चीन के इर्द गिर्द कायम 42 अमरीकी अड्डे ट्रंप के पास होंगे। और दौलत का एक तरफ ताकत है, फौजी ताकत, और दूसरी तरफ दुनिया भर की दौलत सारी इकट्ठी की जाए तो एलन मस्क साहब जो हैं वो हमें बतौर इनफरादी तौर पर काफी अमीर आदमी नजर आते हैं। सो क्या हालात। कहना है? बिल्कुल। देखिए अच्छा शुदा, इसमें आपने ट्रम्प साहब को बहुत ज्यादा यार आपने पस्त कर दिया यार, इतना नहीं होगा। आप उनको बिल्कुल तारीखी शोर से भी आ रही और अमेरिका की जो पावर जो अभी तक हासिल है उससे भी आ रही। अभी इतना दो वो हफ्ते पहले उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन पर पाबंदी लगाना इसलिए जरूरी है कि तारकीन वतन हमारे अमरीकी घरों में से पालतू कुत्ते और बिल्लियां चोरी करके जबा करके खा जाते अच्छा। ये होता होगा ना। यार तो हैं। ठीक है ना? क्या मतलब, मैं क्या कहूँ। तो और उसने कहा कि जब मैं किम जोंग उन से मिला ना, ये शुमाली कोरिया का जो 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 रहनुमा है, जी जी। उसको देखते ही मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। हम्म। We looked at each other in our eyes and we fell in love with each other. अच्छा। हाँ, ठीक है ना? मतलब
ट्रम्प ट्रम्प की अभी यार, मतलब पिछली नहीं, 4 साल 6 साल पहले तो वो ज़ाहिर है, 8 साल पहले 2016 में वो लड़ रहे थे, तो 8 साल पहले उनकी उम्र थी 70 साल। 70 साल की उम्र में उन्होंने जो लतीफे अपनी मुहिम के दौरान बनाए वो बनाए। अब 78 साल की उम्र में वो मजीद बुजुर्ग हो चुके थे। और खवातीन के बारे में उनकी क्या राय है मैं आपको ऑन कैमरा बता नहीं सकता। उन्होंने एक फोश फिल्मों की एक अदाकारा को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवाया है, अदालत में साबित हुआ है। हम्म। और मतलब वो उन्होंने कैपिटल हिल पर हमला करवाया था, अदालत में साबित हुआ है। यानी अमेरिका की जमहूरियत का सबसे, ऐसे ही जैसे हमारी कौमी असेंबली है, उस पर उन्होंने अपने और जो उन्होंने हमला किया उनको उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की जो तहरीकी आज़ादी थी उसके जो मुजाहिदीन थे, ये उनका दर्जा वही है जो लोग ये कर रहे हैं। हम्म। सही। मतलब बहरहाल। हाँ, मैं ट्रम्प के बारे में आपको क्या बताऊं कि वो क्या है। ठीक ठीक, चले, बहुत अच्छा अच्छा शुद्ध आपने, आपका मजमून भी हमने पढ़ा और अभी गुफ्तगू में भी आपने कुछ चीज़ें की। अगर आप मजीद कोई इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें कि जब यही ट्रम्प साहब सदर थे पहले जो बाइडेन से, तो उस वक्त अ, स- ये जो फ़लस्तीन और का ये जो मसला है, तो उस हवाले से कुछ और एक दो पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें कि क्या उसके मोहलिक असरात हुए उस दौर में, और उसी उसमें से क्या पॉलिसियां थी जो बाइडेन ने आगे उसको चलाया, और क्या पॉलिसियां थी जिससे बाइडेन ने इख्तलाफ करके उसको छोड़ दिया। सदर बाइडेन ने ईरान के साथ ट्रंप का जो एक मुनहरिफ जौहरी मुआहिदा था उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अमलन उन्होंने ट्रंप के ही पॉलिसी को ईरान के साथ चलाए रखा। ठीक है। ट्रंप ने कासिम सुलेमानी का कत्ल किया। हम्म। ट्रंप ने अबू मेहदी अल मुहंदिस को मारा। नहीं, ट्रंप बाइडेन के ने दौर की दौर। में शाम पर ट्रंप ने मारा अच्छा। 2020 में। 2000, ठीक। ट्रंप ने कासिम सुलेमानी का कत्ल किया। हम्म। ट्रंप ट्रंप ने ईरान के मफादात को निशाना बनाया, जो बाइडेन ने ईरानी मफादात को निशाना बनाया। सही। ट्रंप ने जौहरी मुआहिदा तोड़ा, जो बाइडेन ने उस मुआहिदे पर कोई काम नहीं किया। सही। ट्रंप ने नेटो को धमकाया, डराया, जो बाइडेन ने नेटो के जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी हम्म। कोई तब्दीली नहीं की कि जिससे लगे कि ट्रंप आएगा तो कोई तरह नेटो महफूज रहेगा, नहीं। सदर जो बाइडेन ने सदर ट्रंप के किए हुए तमाम इकदामात की तौसीक की, हत्ता के क्यूबा का दौरा किया था ओबामा ने। और वो बड़ा हम्म। मशहूर जमाना, एक दौर था कि जी क्यूबा और अमेरिका के सिफारती तल्लुकात बहाल हो रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ट्रंप ने आकर वो खत्म किया। बाइडेन ने ये भी नहीं किया कि आकर चलो एक अलामती तौर पर ही ओबामा के जमाने की कोई याद ताजा कर दे। सो सदर बाइडेन की खारजा पॉलिसियां ट्रंप की जेर असर थी। और ये, हाँ, उन्होंने ये नहीं किया कि उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा कर दिया हो, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 पर हमास इसराइल जो तनाजा शुरू हुआ है, उस तनाजे की बुनियादें ट्रंप ने रखी थी, आपने मजमून पढ़ा। और ये बैतुल मुकद्दस में इसराइल का कब्जा तस्लीम करना और वहां अमरीकी सफारत खाना मुंतकिल करना, ये कोई छोटी चीज नहीं थी। आलम इस्लाम मस्जिद अक्सा से शायद अकीदत ना रखता हो, या हमारे हुक्मरानों को वो अकीदत महसूस ना होती हो, फलस्तीनियों के लिए मस्जिद अक्सा एक किस्म से उनकी सारी तहरीक का मरकज उसी में है। और इसराइल हम्म। कभी, यानी इसराइल ने ये उर्दन की हाशमीद एम्पायर के जेर इंतजाम, इस्लामिक कौंसिल के जेर इंतजाम मस्जिद अक्सा का जो कंट्रोल दिया हुआ है अलामती तौर पर, उसको इसराइल हर रोज जो है वो तोड़ता है। जूतों समेत उनके फौजी वहां घुसते हैं, बच्चों को हम्म। मारते हैं, औरतों को मारते हैं। एक खास उम्र से ऊपर लोग जो हैं वही मस्जिद अक्सा में जा सकते हैं, नौजवानों को तो साल साल हो गया है मस्जिद अक्सा जाने की इजाजत नहीं है। सही। कोई आदमी सही। गजा से मगरबी किनारा नहीं जा सकता, कोई मगरबी किनारे से गजा नहीं जा सकता, कोई बैतुल मुकद्दस में नहीं दाखिल हो सकता। फलस्तीनियों के लिए जिंदगी जहन्नुम है। वो ट्रंप का पहला जमाना था तो थी, फिर जो बाइडन का जमाना आया, जो यार 1,86,000 लोग गजा में गायब हैं। हम्म। 44,000 लाशें मिली हैं, बाकी लोग मलबे तले दबे हुए हैं। और शुमाली गजा में पिछले 40 दिनों से मुहासरा है, और हर रोज सैकड़ों औरतें और बच्चे मर रहे हैं। और अब बीबीसी को होश आ गया है, और बीबीसी जाग गया है कि
गजा पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आज भी उन्होंने हाँ। गजा में एक बच्ची है जूलिया, उसकी कहानी शाया की है, जिसका पूरा खानदान नंगा करके, खानदान के मर्दों को नंगा करके बिठाया हुआ था। और उस बीच में वो 3 साल की बच्ची, कैमरामैन के वो कैमरे में उसकी तस्वीर आ गई, और फिर बीबीसी ने कहा कि चूंकि गजा में हमें इजाजत नहीं है तो हमने वहां मकामी सहाफियों को कहा कि ढूंढें। फिर उसके खानदान की स्टोरी आज बीबीसी उर्दू पर शाया हुई है। तो अब शायद बीबीसी को एहसास हुआ है कि जी गजा में जुल्म हो रहा है, वरना आलमी इदारों की जो मुजरिमाना खामोशी है वो जब। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जी। इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, प्रोफेसर जॉन जे मेयर शिमर, उन्होंने सेंटर स्टेज अल जजीरा का एक शो है, उसमें बात करते हुए कहा है कि जो होलोकास्ट गजा में किया जा रहा है वो बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि वो छुपा हुआ हो। और आप देखेंगे कि जब कभी फलस्तीन का तनाज़ा हल होगा उस तरह जिस तरह हल होना चाहिए, तो लोग नेतन्याहू को हिटलर के साथ, और इसराइल के नाजियों को, इसराइल के सहूनियों को नाजियों की नाजियों तरह याद। और हॉलीवुड उसी तरह फिल्में बनाएगा जिस तरह यहूदियों के होलोकास्ट पर फिल्में बनती हैं, और वो बड़ी दिल को हिला देने वाली फिल्में होती हैं। कोई छोटी कहानी है 1941 42 43 44 में जो यूरोप के यहूदियों के साथ हिटलर ने किया, बंदा उसको देखे या पढ़े तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते। और ऐसे फिर ही। और फिर मैं सोचता था, हम। जब तक गजा की तनाजा नहीं देखा था कि हम, मतलब कि यहूदियों पर कितना ऐसा जुल्म हम। हुआ। और अब जब गजा के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 1 साल में, हम शमसुद्दीन उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिनकी आंखों के सामने होलोकास्ट किया गया और किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा जैसा, बिल्कुल ये बहुत दिल दहला देने वाली चीजें। ये जो हॉलोकास्ट के पढ़ते हुए कभी ऐसा लगता था यार शायद अफसानी भी चीजें भी हैं, यानी हाँ इस हद तक हाँ। इंसान गिर सकता है या ऐसा हो सकता है, यानी हमें ये तस्वुर में नहीं आता था ना। यानी यहाँ तक यानी उनको जो किया गया, खैर। तो आप बको आपने उसकी तजवीज मौजूदा सूरत हाल से बहुत अच्छी दी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि इसराइल के हवाले से जो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो रियासती पॉलिसी है। हुकूमत की तब्दीली से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो वो इसकी क्या रिपब्लिक, बुनियादी हम्म। अमेरिका की जो आलमी हैसियत है उसमें एक बड़ी वजह उसके इकोनॉमिक मॉडल की है। उनका जो सही है। मईशत है उस पर। और उनकी मईशत का बड़ा दारोमदार है मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पे। अच्छा ठीक। और मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स पर बड़ा असर है एपेक का, अमेरिका इजराइल लॉबी। सही। जॉन जे मेयर शेमर ने ही किताब लिखी है इजराइलियन लॉबी इन अमेरिका पर। अरे ये प्रोफेसर सब कहाँ के हैं वो खुद, जिनका आपने पहले शिकागो भी नाम लिया? यूनिवर्सिटी में, शिकागो अमेर... यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पॉलिटिकल अच्छा। साइंस। इस वक्त सही। इस वक्त दुनिया में बैन अवी तल्लुकात और अमूर सियासियात पर कोई एक जिंदा ऐसा प्रोफेसर है कि जिसकी जिंदगी में उसकी लिखी हुई किताबें निसाब का हिस्सा हैं, हमने भी पढ़ी हैं एनडीयू से मास्टर्स करते हुए आई आर। हम्म। ऑफेंसिव रियलिज्म नामी स्कूल ऑफ थॉट के, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो मकतबा फिक्र हैं, उनमें से एक मकतबा फिक्र जो सारी दुनिया पर डोमिनेट करता है उसका नाम है रियलिज्म। उसके सही। बानी जो है वो जॉन जे मेयर शिमर। सही। सही। तो इनका आपने उन्होंने क्या बोला कि हाँ। जी जी। उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया था कि यूक्रेन को नेटो में लेने की कोशिश ना करना, वरना रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। साल था 2013। सही। अमेरिका ने नहीं सुनी, और जो हुआ आपने देख ही लिया। सही। बिल्कुल। सर जी, इस वक्त यूक्रेन में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। और यूक्रेन में यूक्रेन नहीं लड़ रहा, अमेरिका लड़ रहा है। मुकाबले पर रूस लड़ रहा है। इस वक्त इसराइल में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इस वक्त इसराइल में यहूदी नहीं, सेहूनी नहीं, बल्कि अमेरिका लड़ रहा है। और तीसरा मैदान जंग बनने जा रहा है मशरिक बईद, फार ईस्ट एशिया, ताइवान और साउथ कोरिया और जापान का तनाजा। ये तीनों मकामात, मशरिक वस्ता, मशरकी और मगरबी यूरोप की सरहद यूक्रेन, और मशरिक बईद, ये अमेरिका की जो इस्तेमारी ताकत है उसके 3 बड़े अड्डे। सही। जंग का आगाज अमेरिका ने किया, नेटो को रूस की सरहद पर फैलाकर। ये 1991 में सर्द जंग के खात्मे पर जो अमेरिका और रूस के दरमियान मुआहदे हुए थे उनकी खिलाफ वर्जी है। फिर सही। जंग का आगाज अमेरिका ने किया ट्रंप की क्यादत में, जब उन्होंने बैतुल मुकद्दस इसराइल को दिया, गोलान की पहाड़ियां इसराइल को दी।
मगरबी किनारे पर इसराइल की बदमाशी को बर्दाश्त किया और उसको कुछ नहीं कहा। गजा पर इसराइल के मुहासरे को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको सपोर्ट किया। सो जो 7 अक्टूबर को हुआ, उसकी नींव और बुनियाद भी अमरीकी सदर ट्रंप ने रखी थी, और आपने मजमून पढ़ा है। और अब जो कुछ ताइवान में और जनूबी कोरिया में होने जा रहा है, इसकी बुनियाद भी अमेरिका ने रखी है। कि अमेरिका ताइवान के साथ, यानी अमेरिका की सिफारती ऐलान ये है कि हम ताइवान को एक मुल्क की हैसियत से नहीं मानते। हम चीन को ही चीनी अवाम का जायज और आईनी नुमाइंदा मानते हैं। तो सही। ताइवान को जदीद तरीन असलाह देना। अमेरिकी कांग्रेस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उसने दौरा किया ताइवान का। और तब जॉन जे मेयर शेमर ने कहा था कि अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान और अमेरिकी सेनेट चीन की बर्दाश्त का इम्तिहान ना ले। ट्रंप ने तो आकर चीन के ऊपर 6% टैरिफ को 66% तक लेकर जाना। हम्म। तो ऐसी किसी सूरत हाल में जब चीन और अमेरिका माशी जंग लड़ेंगे, ऐसी किसी सूरत हाल में जब ईरान और सऊदी अरब के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो चीन और रूस के कैंप में जाएं। ये चीन है जिसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाई। और ये हम्म। चीन है जो इस वक्त फतह यानी पीएलओ और हमास के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा है। और उसकी पूरी कोशिश है कि फलस्तीनियों में दोबारा से यूनिटी कायम हो जाए, गजा और मगरबी किनारे की क़यादत एक पेज पर आ जाए। सो हम दुनिया में खैर और शर की वो आखिरी जंग, जिसकी पेशगोइयां इल्हाम की सूरत में हमारे पास भी हैं और सहूनियों के पास भी हैं, बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझसे कहीं ज्यादा इस मौजू पर माहिर हैं, कि हमारे देखने वालों को खबरदार करें कि आइंदा 4 साल किस तरफ जाएंगे। हम्म। आप बताएं। मैं सुनना नहीं मैं मैं पर्सनली सुनना चाहता हूं, संजीदगी से, मैं मजाक नहीं नहीं नहीं, कर रहा। मुझे इन चीजों का इतना इल्म नहीं है ना, हम तो आपसे सुनेंगे यार। हमने तो आपको नहीं, से मैं टाइम इसलिए। इल्हामी किताबों में यार मुझे बताएं कि ये अर्ज मुकद्दस बैतुल मुकद्दस में जंग होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल काना वहां से ज़हूर पजीर होगा। हम्म। ये जो जितनी कहानियां हैं, इन कहानियों की क्या हैसियत है? हम्म। बस शुरू था असल में हमारे यहाँ जो है ना, मैं 2010-11 से आप देखेंगे ये औरिया मकबूल और इस टाइप की जो लिखते हैं ना इन जैद मौजुआत हामिद, को। हाँ, जैद हामिद और ये हाँ मकबूल। हाँ बिल्कुल, उनको इस तरह के मौजुआत से बड़ी दिलचस्पी। इसी तरह हमारे और भी कुछ लोग हैं। तो उस वक्त भी जब ये इस तरह से तदबीक करता था ना कि बस अब वो आखिरी मार का हुआ चाहता है, इधर से मसीह आएंगे, यहाँ से मेहदी का ज़हूर होगा शियाओं के यहाँ, और सुन्नियों के यहाँ उनकी विलादत होके आएंगे, और बस ये बिल्कुल करीब है। और उससे पहले हमारे डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह उनको गनीक रहमत करे, जब ये तालिबान वगैरह की हुकूमत भी आई थी, उसमें उन्होंने कहा खुरासान से काले झंडे और काली पगड़ियों वाले। तो हम एक बतौर मजहब के तालिब इल्म के, मुझे उस वक्त भी ये तहफ़्फ़ुज़ात रहते थे कि देखिए, एक तो कुरान पाक में ऐसी कोई चीज़ सराहत से नहीं है। ठीक बिल्कुल है, ठीक। हाँ, ये सब कुछ रिवायात में है, और रिवायात में अहले तशय्युअ की हदीस की किताबों में भी तफसील है इस तरह, और सुन्नियों के यहाँ भी किताबुल मलाहिम वगैरह हम इसको कहते हैं, या मलहमतुल उज़मा, आखिरी बड़ी लड़ाई। तो उस हम्म। हवाले, अब उसमें शियाओं का तस्वर मेहदी अलग है, सुन्नियों का अलग है, तो उस हवाले से भी इख्तलाफ हो जाता है। ठीक है ना, दोनों का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेहदी, या मेहदी ग़ीबत कुबरा में है या भी पैदा हो के आना, उस हवाले से तफसीलात में भी इख्तलाफ। इसी तरह जब हम यहूदियों और ईसाइयों को देखते तो उनके यहाँ भी इस हवाले से बहुत कुछ मवाद मौजूद है। तो बतौर तालिब इल्म मुझे होता था एक तो ये कि अगर हम कुरान में सराहत से ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और अहादीस में कुछ इस किस्म की चीज़ें बयान है, तो एक तो अहादीस खुद मुहद्दिसीन में से इमाम अहमद बिन हम्बल का गालिबन ये कहना है कि मलाहिम से मुतालिक हदीसें ज़्यादातर गढ़ी हुई होती है। मतलब कि हुजूर की ज़बान से मुस्तक़बिल बईत में बनो अब्बास वगैरह, बनो उम्मिया, और इस दौर में बहुत सी हदीसें गढ़ी गई, और उस दौर में भी लोगों ने उनके इतलाकात किए। उस दौर में ये काले झंडे वाले फलाना वाले ने सारे उस दौर में इनके इतलाकात हुए। तो इसलिए बतौर तालिब इल्म मैं इसमें हमेशा डरता हूँ, ये कहते हुए कि अब चूंकि अब शाम में ये शुरू हुआ है तो हदीस में ऐसा है फलाना है, देखो ये पूरी तस्वीर बन रही है, और बस अब कुछ सालों में उससे होता यह है कि जो मेरे तरह के मजहब से कम आगाही रखने वाले जो लोग हैं ना, वो फिर मजहब से ही मुतनफिर होते हो, कहते हैं सारे बकवास से ही। मतलब ये कि आप 2010 11 12 के, और या का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ, उन्होंने इस पे बहुत लिखा, और या मकबूल जान साहब ने,
और वो बिल्कुल वो यार कहता था बस जिन अभी आ। हमने उस जमाने में, मैंने भी और आपने भी उस जमाने में औरिया मकबूल जान का मजाक उड़ाया, ठीक। हमने हम्म। जैद हामिद का मजाक उड़ाया और कहा कि ये क्या फजूल बकता रहता है। आप और मैं हंस सकते हैं, लेकिन जो सादा लो आदमी है, जो सादा लो आदमी है, वो तो अब चाहेगा ना कि हमारे शहबाज शरीफ को हटाओ और इसकी जगह औरिया मकबूल जान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगाओ, और फौज की क़यादत जैद हामिद के हवाले करो, क्योंकि वो जंगों का जमाना। जब इसराइल में स्मोट्रिच और इतमार बिन गवीर हुकूमत चला रहे हैं, और अमेरिका में ट्रंप आ गया है, और अमेरिका में वो जो डील ऑफ द सेंचुरी ट्रंप के दामाद ने मुतारफ कराई थी ना, उसको उसने बड़ा बड़ा फख्र से कहा कि मैंने इस तनाजे पर 25 किताबें पढ़ी, और अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं इस तनाजे पर एक ऐसा हल पेश करूं जो डील ऑफ द सेंचुरी है। हम्म। यानी आप किसी आदमी की बात सुने तो आप हंस पड़ेंगे ना कि भाई हेलो उल्लू के पट्टे, हम्म। 25 किताबें हम्म। पढ़कर तू मशरिक वस्ता का मसला हल कर देगा। हम्म। लेकिन उसने ना सिर्फ ये कहा, बल्कि उसने एक प्रैक्टिकल प्लान दिया, और दुनिया के समझदार ममालिक के रहनुमा उस प्रैक्टिकल प्लान पर चल पड़े। हम्म। बहरीन, सही। यूएई, सूडान और मराकश मिसाल मैंने अभी आपको दी है। तो बिल्कुल। अब अगर ऐसे लोग अमेरिका में हुक्मरान हैं और इसराइल में हुक्मरान हैं, तो मेरे और आप जैसे लोगों को देखकर लोग हंसेंगे और कहेंगे कि तुम बड़े आए थे रैशनलिस्ट, और बड़े आए थे तुम अकलियत पसंद, दुनिया पर शिद्दत पसंदों का कब्जा है। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसे। सूरत हाल में, ऐसी, मैं आपसे एक तालिब इल्म की हैसियत से रहनुमाई लेना चाहता हूं कि यार शमसुद्दीन, मैं इस चीज से खौफजदा हूं जो कुछ हो रहा है ना। आप हमारे देखने वाले बासिम यूसुफ और मेहदी हसन का एक प्रोग्राम जो 4 दिन पहले आया है मेहदी हसन के चैनल जेटीओ पर, उस पर आप सुने कि मेहदी हसन जैसा ब्रॉडकास्टर खौफजदा है अगले 4 सालों से। और वो ये बिल्कुल। बासिम यूसुफ ये कह रहा है कि अगला 1 साल बाद, मुझे यकीन है कि 1 साल बाद हम बैठे होंगे, मैं और मेहदी, आप दोनों, हम दोनों बैठे होंगे, और हम ये बात कर रहे होंगे कि तुमने देखा, गजा के बाद बैरूत, और बैरूत के बाद अब दमिश्क, इसराइल ने तो मशरिक वस्ता के कदीम तहजीब के धजिए पे खेर दी। और मुझे, जब बासिम ने ये कहा कि हो सकता है कि अगले साल हम दमिश्क को रो रहे हो, मुझे अब बासिम की बात पर ना हंसी आई है, और ना ये बात कोई बहुत बड़ी एग्जैजुरेटेड या बड़ी हुई बात लगी है। बड़ी हद तक हम्म। पॉसिबल है। नेतन्याहू ने कहा है कि बशार अल असद, अगर तुमने हिजबुल्लाह को हथियारों की फराहमी जारी रखी तो दमिश्क हमसे दूर नहीं है, और बशार अल असद अगर बिल्कुल। हिजबुल्लाह को हथियार फराहम नहीं करेगा तो क्या करेगा। बशार की सदारत ईरान की मरहूने मिन्नत है, और ईरान कैसे चाहेगा कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाए। कभी नहीं जाएगा। हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान की मौत है। बिल्कुल। तो नहीं भाई, इसमें हाँ बोले, हाँ मैं आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि मैं मैं क्या करूं, मैं किस तरह सोचूं। मैं सुझाव आपको तो देखें मेरा मैं तो देख अपना कोई नुक्ते नजर अपनी राय देने का मैं बिल्कुल अहल नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक मैंने आपको इसकी वजह बता दी ना कि ये जो हम अहादीस या किताबों में इल्हाम के नाम पर बहुत कुछ इस पे मंसूब है इस तरह, और उसका इतलाक फौरन हम कर देते हैं कि बस ये देखो ये बयान किया, अब ये हो रहा है, और इसके बाद जामिया मस्जिद दिमिश्क के मीनार पे मसीह उतरेंगे और इधर से मेहदी आएंगे और यहूदियों का इन सब का खात्मा हो जाएगा। और उसका अभी गुज़श्ता जब ये शुरू हुआ था ये तनाज़ा, तो उस वक्त हमारे शियों में वो हदीस बहुत ज्यादा शेयर की गई कि खुरासान से वो बंदा उठेगा काले पगड़ी वाला, उसके दाएं हाथ में एक जो है ना बीमारी होगी और उसके हाथ से यरूशलेम फतह होगा। वो सारा आयतुल्लाह खामनाई पे इतलाक कर करके ना बड़ा, तो इस पे फिर मैंने 1.5-2 घंटे की पूरी गुफ्तगू अपने इस चैनल पे डाली हुई तहकीक करके ना, तमाम अहादीस क्या है शियों में खैर। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इन अहादीस को ठीक है आप बतौर मुसलमान यहूदी ईसाई जो भी आपका मजहब है शिया सुन्नी वहाबी, आप अपने एक अकीदे का हिस्सा है आपका, लेकिन उसको इस तरह से तदबीक करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। तो मैं इसलिए इस हवाले से मजहबी मुतून और उसको मैं पेशगोइयों वाले नहीं लेता हूँ। बाकी ठीक है आपके यहाँ मुसलमानों के यहाँ उसका बड़ा मकाम है बैतुल मुक़द्दस का, यहूदियों के यहाँ भी है ऐसा, वो एक तकदीस के हवाले से तो हम मानेंगे कि भाई ये किताबों में हो, इस वजह से तीनों मजाहिब के लिए हसास मामले है। लेकिन जो पेशगोइयाँ हैं उस पर तो आप जैसे मुहक्किकीन, ये तो आपकी अकीदे है और उसके साथ है कि आप उनको सामने रखते हुए भी कोई तजिया तहलील करते हैं, या आप उसको बाला-ए-ताक रख के मारूजी हालात तारीख और ये सारा कुछ दे कि ये आपके ऊपर है। तो मैं इसमें मजीद मैं अपने देखने वालों को ये तसल्ली दूंगा, ठीक है ना, जी। कि 2002 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज का हमला, 20 साल अमरीकी अफवाज वहां रही, और फिर काबुल से कैसे रुखसत हुई, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा।
इस दौरान लाखों अफगान मारे गए। लेकिन आज अफगानिस्तान में अगर तालिबान का कब्जा है तो तालिबान यूरोप और बरे आजम अमरीका से आए हुए कोई लोग नहीं है। वहीं काबुल, कंधार और हेरात के ही रहायशी। ठीक है। इराक में 2003 में ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने लॉन्च किया, तो 2020-21 में इराक से भी अमेरिकी फौजें रवाना हो गई। 1954-55 में जब अमेरिका की फौजें वियतनाम में घुसी तो 20 साल बाद वहां से भी रवाना हो गई। तो अ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना शमसुद्दीन, कि अफगानिस्तान में बैतुल मुकद्दस नहीं है, इराक में भी बैतुल मुकद्दस नहीं है, और वियतनाम में भी बैतुल मुकद्दस नहीं है। सही है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इस तनाज़े की जो हसासियत मजहबी है ना, वो है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो कि इसको इसको जो बहुत खतरनाक बनाती है। दुनिया के खात्मे के हवाले से जो आपके तीनों इल्हामी मजाहिब में जो इस हवाले से पेश गोइयां हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसके इतलाफ करते हुए एहतियात करनी चाहिए इंसान को, बिल्कुल। बस और इतना मैं मतलब कहता हूँ। चीन को कैसे, मतलब आप तो यहूदी हैं इसलिए आप क्यामत बर्पा करना चाहते हैं कि आपकी तौरात में लिखा हुआ है। आप मसीही हैं, आप क्यामत चाहते हैं कि भाई मसीह अलैहिस्सलाम ऐसी सूरत आएंगे। आप मुसलमान हैं तो आप इमाम मेहदी के ख्वाहिशमंद हैं। बीच में चीन क्या करेगा, जो ना यहूदी है, ना मसीही है, ना मुसलमान है, और 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। वो बीच में कयामत नहीं। हिंदुस्तान बीच में हिंदुस्तान क्या करेगा, जो ना मुसलमान है, ना मसीही है, ना यहूदी है। वो 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, जिसमें 1 अरब के लगभग हिंदू रहते हैं, जो इन तीनों इब्राहिमी मजाहिब हम्म। को नहीं मानते। ठीक है ना। रशिया। चलो रूस को हम मसीह दुनिया में डाल देते हैं, और चलो। मतलब ठीक। कुछ भी कर ले, लेकिन चीन और हिंदुस्तान जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें हैं और जो दुनिया के तरक्की याफ्ता माशी ताकतें हैं, न्यूक्लियर ताकतें हैं, वो आपको कहेंगे कि चूंकि बाइबल में दर्ज है और मुसलमानों की अहादीस से ये रिवायात मिलती हैं कि एक बड़ी जंग होगी जिसके बाद क़यामत आएगी, तो चीन इनको ये करने देगा हम्म। जी मैं। और बिल्कुल। हिंदुस्तान इनको ये करने देगा। वो बिल्कुल। इब्राहिमी मजाहिब की क़यामत ना तो हिंदुस्तान के हक में है और ना चीन के हक में है। सही है। चले। बहुत अच्छा। ठीक। अच्छा तो सर। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान और चीन को आप क्या मशवरा देते हैं? बस वो जितना हो सके इस कयामत को डिले करने की कोशिश करे, और क्या। कोशिश करें, वरना भाई बस। वो, हाँ। मैं फिर वो हवाला दूंगा, हमारा सब्जी वाला दोस्त है नौशाद, वो कहता है कि यार ये हिजबुल्लाह के रॉकेट जब गिरते हैं तो ये इसराइली मरते क्यों नहीं? तो मैंने कहा यार वो पहले सायरन बजाते हैं और वो सारे अपने घरों में छुप जाते हैं। तो कहते हैं फरिश्ते कहाँ हैं, फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने उसे कहा कि भाई ये जंगे बदर हो रही है कि फरिश्ते आएंगे? हम्म। जंगे वो बदर तो नहीं हो अल्लाह रही। ने, अल्लाह इकबाल का हाँ, क्या शेर है? फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो याद, भाई फजाए बद्र तो नहीं है। हम्म। तो अब बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में हमें किसका इंतजार करना चाहिए और किससे सहारा मांगना चाहिए? दुआएं कर करके इमाम मेहदी के ज़हूर या जो भी विलादत, जो जो भी मुसलमानों का कीदा है, उसकी दुआएं मांगनी चाहिए कि या अल्लाह जल्दी से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं, और दुनिया से जुल्म सितम खत्म हो जाए और दुनिया में अमन व आशती का दुनिया दौर हो। भाई क्या हो गया, वो दुनिया का खात्मा होगा भाई, अमन व आशिक कुछ अरसा है उसका, दुनिया का खात्मा है वो। फिर तो कुछ कोई नहीं रहेगा ना। ऐसी सूरत हाल में आप नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग को क्या कहेंगे? बस हमने कह दिया ना कि वो कोशिश पूरी करे कि कयामत थोड़ा सा टाल दे आगे के लिए। खैर श्रद्धा, अभी ये हम थोड़ा सा अपने उस मौजू पे दोबारा आते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ वो मजहबी जो उसके ऊपर इतलाफ के हवाले से मेरा जो उसूली एक समझ मेरा वो बोल ख्याल रहा है हूँ कि। कि जितना जरूरी था ना इस मौजू पर बात करना, हम्म। और जिस पैराए में बात करना जरूरी था, वो मैंने और आपने कर दिया है। और मेरा बिल्कुल बिल्कुल। ख्याल है कि हमारे देखने सुनने वाले इतने समझदार बहरल हैं कि हम्म। वो इस इल्हामी पेशगोइयां एक तरफ, और चीन और हिंदुस्तान और रूस जैसी मुतवाजी ताकतें जो इन सारी सूरत हाल को मजहबी रंग से नहीं देखती बल्कि सियासी तनाजे की शक्ल में देखती हैं, उनकी मौजूदगी तो लोगों को यह समझा रही होगी कि शायद तनाजा सियासी है, जीत के लिए मजहबी अलामतों का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही। शुक्रिया। अच्छा श्रद्धा, अब ये थोड़ा सा मुझे ये बताए कि आपने तो ट्रम्प लोग और इनके इलेक्शन मुहिम वगैरह को भी अच्छी तरह एक वो किया, तो उसमें क्या ट्रम्प ने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान भी इस हवाले से कोई वोट लेने के लिए, वोटर को मुतवज्जिह करने के लिए कोई गुफ्तगू वगैरह की? और जो ट्रम्प का मुखालिफ जो उम्मीदवार है,
यानी जो बाइडेन कामिला पार्टी क्या। हैरिस। हाँ, जो इनके देखना, ये तो रियासत की पॉलिसी है कि इसराइल को बचाना है, उसको तहफ्फुज देना है। तो क्या इन दोनों ने कोई इस हवाले से तकरीरें या अपने अवाम को कुछ बात की या नहीं, बिल्कुल, या इसको इन्होंने इग्नोर करके रखा? अच्छा, अब इलेक्शन के 10-12 दिन शायद होने जा रहे हैं, कितना, 5 दिन, 5-6 दिन तो हो ही गए ना, 7-8 दिन। जी जी अब जी। लोग कहने लगे हैं कि इस दफा अमरीकी इंतखाबात में जो कोई एक मुद्दा सबसे ज्यादा अहम साबित हुआ है, वो गजा की जंग पर जो बाइडन की खामोशी और इसराइल की मुसलसल हिमायत। अच्छा। हुआ ये है कि जो बाइडन ने अमलन क्या किया है वो 1 साल से हमारे सामने है। ठीक है। हैरिस ने हैरिस ने क्या किया है, जो बाइडन की मुकम्मल हिमायत करके, वो हमारे सामने है। ट्रंप ठीक ने है। क्या किया है, ट्रंप ने इस दौरान मिशिगन में जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 रियासतें ऐसी हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में से कोई भी जीत सकता है, उसमें एक रियासत है मिशिगन, जो बड़ी अहम है। वहां से 20 या 21 इलेक्टोरल वोट हैं। अच्छा। वहां अरब आबादी 17% है, यानी कोई चंद लाख वोट जो हैं वो अरबों के हैं। और वहां ठीक है। फैसले होते हैं हजारों वोटों से, 40,000 वोटों से डेमोक्रेट हार गए, 70,000 वोटों से डेमोक्रेट जीत गए। यानी जीत और हार का जो तवाजुन है, जो जो तय करता है, वो चंद हजार वोट है। मिशिगन में जाकर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं के साथ स्टेज पर खड़े होकर तकरीर की और कहा कि तुम ये जानते हो ना कि मैं कैसा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सदर बन गया तो मैं टेलीफोन कॉल करूंगा और दुनिया में जंगें बंद हो जाएंगी। अब वो हवाला देता है कि मैं अनप्रडिक्टेबल हूं, मेरे मुतल्लिक आप कोई सियासी अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं क्यों? लगा। मैंने किम जोंग उनसे मुलाकात की है। हम्म। वो वो सिंगापुर में या कहाँ, वियतनाम में, जहां भी वो जाकर मशरिक बईद में किम जोंग से मिले थे, और फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंचे थे, और फिर 4 कदम उठाकर नॉर्थ कोरिया के अंदर गए थे, और फिर उन्होंने किम जोंग के साथ कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवाया था, और फिर किम का हाथ पकड़कर उसे साउथ कोरिया सरहद के इस तरफ लेकर आए थे। तो ये जो उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टंट किए हैं, ये मतलब कोई सोच सकता है कि अमेरिका का सदर साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के अंदर जाएगा गपशप लगाने के लिए? ऐसा कोई सोच सकता है कि अमेरिका का सदर सदर अमेरिका का ये कह रहा हो कि पुतिन बहुत अच्छा आदमी है? यानी ये नाकाबिले तसव्वुर बातें हैं। तो आप यहाँ पर बताएं ना कि मैं इलेक्शन ये मुहिम में कहना क्या। चाहता हूं कि ट्रंप ने मिशिगन के अरबों को ये आसरा दिया कि तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं आउटसाइडर हूं, और मैं बिजनेसमैन हूं। मेरे 4 साल अहद सदारत में कोई जंग शुरू नहीं हुई, और अवाम चाहे पाकिस्तान के हैं या चाहे अमेरिका के, वो एक ही जैसे हैं। वो ये भूल गए कि 2018 में बैतुल मुकद्दस के साथ ट्रंप ने क्या किया, गोलान की पहाड़ियों के साथ ट्रंप ने क्या किया, फलस्तीनियों के लिए डील ऑफ द सेंचुरी की हकीकत क्या थी। नहीं, वो तो लोगों के इस वक्त अमेरिका और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मुद्दा बहुत अहम है, गजा में जंग बंद कर। नहीं, गजा की ठीक है, जंग अब ठीक। बर्दाश्त से बाहर हो गई है। हम्म। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं सारी जंगें बंद कर दूंगा। हम्म। तो अगर आप और मैं ना हो, और कोई आम आदमी हो जिसकी तारीखी शऊर कम है, जिसका सियासी शऊर कम है, और एक तरफ आप हैरिस और बाइडन को देख रहे हैं जो मुसलसल हथियार दे रहे हैं ताकि गजा के बच्चे कत्ल हों, और दूसरी तरफ आप ट्रंप को देख रहे हैं जो आकर ये कह रहा है कि मैं वादा करता हूं कि हम्म। मैं आऊंगा, अगले ही दिन फोन करूंगा प्यूटन को और कहूंगा जंग बंद कर दो, और फोन करूंगा नेतन्याहू को कि जंग बंद कर दो, और तुम देखोगे कि जंग बंद हो जाएगी। हम्म। तो लोगों ने तो कहा है कि यार हो सकता है डेमोक्रेट जो कर रहे हैं आजमा ही लेते हैं रिपब्लिकन को। सही। अच्छा, ये विक्ट्री स्पीच में भी उन्होंने ये बात कही? बिल्कुल नहीं कही। ट्रम्प ने नहीं कही? कोई बात नहीं, कोई मतलब बात नहीं। उसने ये कहा ना कि वो एक, हाँ, क्योंकि उसने उसी हमारे उसने यहाँ। उसने जंगों के बारे में कोई बात नहीं कही। तो ये हमारे यहाँ बहुत इस पे लोग तजिए मजिए भी करते फिर रहे कि भैया मुझे नहीं पता वो। हमारे यहाँ लोग जो तज्जिया कर रहे हैं उसके लिए उनके पास दलाइल और वाकयाती हकाइक क्या हैं जिनकी बुनियाद पर वो ये प्रेडिक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, तो मतलब ये उसमें कहना कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और वो जंगे नहीं करेगा बल्कि सौदे करेगा। आप मतलब क्या, उसने पहले 2016 से लेकर 2020-21 तक के अहद सदारत में ऐसा कौन सा कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया है, सिवाय इसके कि उसने आने वाली जंगों की बुनियादें रखी हैं? अगर जौहरी मुआहिदा खत्म ना किया जाता तो जो कुछ आज मशरिक वस्ता में हो रहा है, ऐसा होता बिल्कुल ना होता। तो आप ये फरमा रहे कि ट्रम्प साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम में भी इसको नहीं खेला कि मैं
जो है ना कोई फलस्तीन कोई इसराइल की वो, हाँ, हिमायत वो में जंग कोई बंदी बात। कैसे करवाएंगे यूक्रेन में और फलस्तीन में, ये सवाल से उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं सिवाय इसके कि जंग, मैं फोन करूंगा और जंग बंद हो जाएगी। नहीं ना जंगबंदी पे उस तरह से बात की ना, उसने ये कहा कि मैं जो है ना इसराइल को की हिमायत करूंगा या ईरान को सबक सिखाऊंगा, इस तरह की भी कोई बात नहीं उसने की। बिल्कुल ये कहा है कि मैं ईरान को ठीक है। सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ईरान पर फर्द जुर्म आयद हुई है। ये ट्रंप पर जो कातलाना हमला हुआ है, अमेरिकी हम्म। जुडिशियल सिस्टम ने ट्रंप के कातलाना हमले के लिए जिन 4 लोगों को जिम्मेदार करार दिया है, वो चारों के चारों ईरानी और अफगान है। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि ट्रंप पर कातलाना हमलों के पीछे ईरान है, ईरानी अच्छा रियासत। अच्छा तो अच्छा। ट्रंप जैसा आदमी जो सख्त कीना परवर है, उसको ईरान अपने कातिल के तौर पर लगता है। और अमेरिकी सही। स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको इंडोर्स किया है, उसकी तायीद की है। अमेरिकी रियासत ने ईरान पर इल्जाम लगाया है कि ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करवाने की पूरी कोशिश की। और नेतन्याहू को ईरान अपना जाती दुश्मन इसलिए लगता है कि नेतन्याहू के मकान पर ड्रोन हमला किया हिजबुल्लाह ने हम्म। 12-15 दिन पहले, जब नेतन्याहू और उसकी बीवी घर नहीं थे, तो उसके घर के ऊपर जाके ड्रोन गिरा। सही। ठीक तो ठीक नेतन्याहू ठीक के लिए भी ईरान एक जाती कातिल है, उसका और उसके खानदान का। और ठीक ट्रंप ठीक। के लिए भी ईरान उसका जाती दुश्मन है, जो उसके कत्ल के दर पे है। सही सही। तो शायद अब ये एक तो जाति दुश्मन यानी ट्रम्प पे जो हमला यानी हुआ ये उसको भी उनके उस। सियासी और रियासती लड़ाई से ठीक। आगे बढ़कर जातियात की जाति। लड़ाई की बात ठीक चलेगी। ठीक। तो एक तो ये चीज, दूसरा ट्रम्प का गुज़श्ता सदारत का 5 साल, फिर बाइडेन की पॉलिसियां, फिर अमेरिकी स्टेट की पॉलिसी मशरक़ी वस्ता और इसराइल के हवाले से खासतौर पर, इस सब को सामने रखते हुए और गुज़श्ता एक साल में भी जो कुछ हुआ, अब जो 5 साल सदारत आने वाली, जो 4 साल। हमारे 4 4 साल सॉरी, जो तो ट्रम्प के होते हुए आप क्या देख रहे हैं मशरक़ी वस्ता में, क्या कुछ हो सकता है इख्तिसार के साथ अगर हमें थोड़ा सा बताएं दुनिया आपका। दुनिया जी जी। ने यूनिपोलैरिटी, यानी जिसमें यक कुतबी दुनिया जिसको कहा जाता है, जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर है और बाकी दुनिया के तमाम ममालिक उसकी बात सुनने या मानने पर मजबूर है, ये दौर मजीद नहीं चलेगा। अच्छा। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस इत्तेहाद में सऊदी अरेबिया भी शामिल हो रहा है और वस्त एशियाई मुस्लिम रियासतें शामिल हो रही हैं। पाकिस्तान भी उम्मीदवार है इसका। ब्रिक्स ब्रिक्स दुनिया के अंदर मईशत और आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़े तबके का नुमाइंदा इत्तेहाद है। और ब्रिक्स एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें चीन और हिंदुस्तान दोनों हैं और उन्हें इब्राहिमी मजाहिब की इल्हामी पेशगोइयों से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो उसको मानते और जानते तक नहीं। तो लिहाजा दुनिया में अमेरिकन हेजमनी को या अमेरिका की जो एक सुपर पावर हैसियत है, उसको चैलेंज किया जाएगा। यूक्रेन में तो हम देख रहे हैं, कल रूस ने 2 साल तारीख का सबसे बड़ा हमला लॉन्च किया है क्रुस्क रीजन में। क्रुस्क वो जगह है जहां यूक्रेन ने रूस पे कब्जा किया है कुछ इलाके पर। डोनबास वो इलाका है जहां रूस अंदर आया है। जवाब में यूक्रेन की फौजों ने रूसी क्रुस्क इलाके पर कब्जा किया। सही। और यूक्रेन का ये प्लान था कि जब कभी मुआहिदा होगा तो इस इलाके को खाली करने के बदले में जो डोनबास का इलाका है वो खाली करवाया जाएगा। रूस ने 2 साल तारीख का सबसे बड़ा हमला क्रुस्क पर किया है। यूक्रेन ने कल 200 से ज्यादा ड्रोन मॉस्को शहर पर फायर किए। अच्छा। ये 2 साल जंगी तारीख का सबसे बड़ा हमला था जो यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। तो यूक्रेन, चीन और सऊदी अरब क्यों ईरान के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी सऊदी मैं इस पे अरब आगे को बात करूंगा, इससे मुस्तकिल क्योंकि मेरा सवाल है। हाँ, क्योंकि सऊदी अरब के लिए प्रॉब्लम यह है कि सऊदी अरब जमहूरी रियासत नहीं। मोहम्मद बिन सलमान के हाथ पर कत्ल है जमाल खुशुगी का, और उस कत्ल को जो बाइडन ने नहीं भूला। और जो बाइडन के 4 साल सऊदी अरब के साथ कोई बहुत अच्छे तल्लुकात के 4 साल नहीं थे। उसकी वजह यह है कि बाइडन सऊदी अरब से ये चाहते थे कि वो इब्राहिम अकार्ड में आए, जो इसराइल को तस्लीम करने का सिफारती मुआहिदा है। और हो सकता है कि अक्टूबर 2023 वो महीना होता जब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो जाते। लेकिन ऑपरेशन तूफान उल अक्सा, हमास ने तो सारे ख्वाब ही मलिया मेट कर दिए उसके। और उस एक साल के अंदर जो मुस्लिम दुनिया में बेचैनी है, मशरिक वस्ता के अवाम मर रहे जज्बात से।
फलस्तीनियों के हक में और इसराइलियों के खिलाफ। और प्रॉब्लम यह है कि मिस्र हो या यूएई हो या बहरीन हो या खुद सऊदी अरबिया हो, अवाम को ये हक नहीं है कि वो अपने गमो गुस्से का ही इजहार कर दें, सड़कों पर ना आकर, सही चाहे सोशल मीडिया पर ही कर दे। तो सऊदी अरब का ईरान और दीगर मजहमती गिरोहों की जानिब झुकाव हमें ये बताता है कि सऊदी अरब मगरिब, खास तौर पर अमेरिका पर जो उसका इन्हिसार था सलामती के हवाले से, वो अब उससे हटकर चीन और रूस की तरफ इसलिए जाता हुआ दिखाई देता है कि चीन और रूस आपके दाखिली मामलात में असरअंदाज नहीं होते। ना रूस खुद एक आमराना तर्ज हुकूमत है, तो रूस को कोई मसला नहीं है कि मशरिक वस्ता में जमहूर की हुकूमत है कि फर्द वाहिद की हुकूमत है। हाँ चीन में बिल्कुल। वन पार्टी सिस्टम है। पिछले 80 साल से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही है, और सदर शी जिनपिंग वो वाहिद सदर हैं जिन्होंने खुद को ताहयात सदर करार दे दिया। जी, शी जिनपिंग के मुकाबले पर जब तक वो जिंदा है कोई सदर नहीं आएगा। सो मोहम्मद बिन सलमान के मुकाबले पर कोई नहीं आएगा जब तक वो जिंदा है। प्यूटन के मुकाबले पर कोई नहीं आएगा जब तक वो जिंदा है। तो सऊदी अरब को और दीगर अरब की शाही वली रियासतों को, वो वली चीन फकीह के और रूस मुकाबले का पे भी कोई निजाम, नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा जब तक वो जिंदा है। तो इस तरह की जो शख्सी आमरीयतें हैं, उन्हें इसमें ही भला है कि वो आपस में मुत्तहिद हों। नरेंद्र मोदी की भी पूरी कोशिश थी कि हिंदुस्तान में ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पैदा हम्म। हो जाए कि जब तक मोदी जिंदा रहेगा मोदी ही होगा और कोई हुक्मरान नहीं होगा। तो इस तरह की सूरत हाल में जिस तरह दुनिया अब तबकात में और गिरोहों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुमालिक का जो एक, जो कमजोर ममालिक हैं और तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, इन इन जैसे ममालिक का अब बका और बचाव इसी में है कि वो अपने आप को ब्लॉक्स में और गिरोहों में अटैच करें। तो पाकिस्तान आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ 2 हफ्ते पहले, और शंघाई के लिए सारी दुनिया के जो शंघाई के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए, और पाकिस्तान ब्रिक्स के लिए वहां गया। आज COP 29 का इजलास हो रहा है, रियाद में इजलास हो रहा है। तो ये जितनी मुलाकातें हो नहीं। रही हैं वो हमें ये जाहिर करती हैं, हमें ये आगाह करती हैं कि दुनिया वन पोलर से यूनिपोलर से मल्टीपोलैरिटी की तरफ मुंतकिल हो रही है। और शायद फलस्तीनी तनाजा इस सारे मामले में एक कैटलिस्ट, यानी वो क्या कहते हैं उर्दू में कैटलिस्ट को, अमल अंगेज के तौर पर काम करता हुआ हाँ। नजर आ रहा है। नहीं तो क्या आपको ये लगता है कि हल हो जाएगा मसला, या ये होगा कि जंगबंदी सिर्फ होगी, फिर उसी तरह कहानी हाँ चलेगी, मतलब दो दुनिया रियासती हल मजीद, होगा, क्या हो सकता है? हाँ दुनिया मजीद 1 साल तक ये तमाशा नहीं देख सकती जो तमाशा हम गजा में होता हुआ देख रहे हैं। लोग नहीं अच्छा। देख सकते। सही। और इस लेकिन मामले में हाँ। आप हमें एक जुमले में एक जुमले में मुझे एक जुमले में ब्रॉडकास्टर्स का नाम लेना है। अल जजीरा टीवी, अल जजीरा न्यूज अंग्रेजी वाला, और मेहदी हसन और बासिम यूसुफ, और चौथे नंबर पर ये भाई जॉन जे मेयर शेमर। भाई इन लोगों ने फलस्तीनियों का मुकदमा जिस जोश व जज्बे से लड़ा है, इन्हें सलाम है। प्रोफेसर नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन को भी और ठीक। नोम चोम्स्की वो को भी, क्योंकि ये वो लोग हैं। हाँ। अब इसमें मुसलमान भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, मिस्री भी हैं, कतरी भी हैं, अंग्रेज भी हैं, यहूदी भी हैं। क्या बात है। तो हम्म, मतलब मुझे तो, मेरा इंसानियत। कभी भी इंसानियत पर ईमान है, और मैं, हाँ बिल्कुल। मैं नाउमीद नहीं हूँ। चलो। अच्छा सर, मेरा आखिरी एक सवाल, मुझे इस पे एक दिलचस्पी पहले से भी है, और अब ये जो ईरान और सऊदी अरब की जो कुर्बतें हैं और जो रियाज कॉन्फ्रेंस है, तो इस पे आपने वैसे ज़िमरन काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन मैं मुस्तकिल इसको समझना चाह रहा हूँ कि क्या है और इससे क्या आपको उम्मीदें वाबस्ता है। देखे ना, अब यमन के हौसियों के साथ अभी कल या परसों दोबारा उसने कुछ सऊदी फौजियों को कत्ल किया। ठीक है ना, तो सऊदी अरब के लिए मसला हम्म। वहां पर सबसे बड़ा हुआ है, और हौसी जो है तो वो ईरान के हिमायत वो याफ्ता आपस है। में लड़े, आपस में तो लड़े, आपस में लड़े। हौसियों ने कत्ल नहीं किया, आपस में लड़े। अच्छा चलो, जो भी है ये, चलो ये हो गया, लेकिन हौसी सऊदी अरब से उनकी लड़ाई है ना, हौसियों के, और जो वहां पर यमन की हुकूमत है वो सऊदी अरब हाँ से तो उनकी सऊदी अरब ने एक हिमायत। साल हो गया है हौसियों पर हमले करने बंद कर। सऊदी ठीक। अरब ने तो एक मैं साल हो गया जी। है हौसियों ठीक। पर हमले कर ठीक, तो मैं बंद इसको कर मैं एक दिए। मिसाल यूं दी कि क्योंकि वहां पर देखे प्रॉक्सी ईरान की भी है, जिसका
जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ना हिजबुल्लाह सऊदी अरब को पसंद करता है, ना हौसी पसंद करते हैं, ना ये हाँ लोग। बिल्कुल। ठीक है, दुश्मनी है। बिल्कुल। और वो आले यहूद आले सऊद दोनों का हम्म। नारा भी ये लोग लगाते हैं। तो इस सारे सिचुएशन में आपको क्या उम्मीद है, बिल्कुल। मतलब क्या बेहतरी की आपको तवक्कुह है? यार सियासत और सफारतकारी में ना कोई दोस्त मुस्तकिल होते हैं और ना दुश्मन मुस्तकिल होते हैं। गुड। सन नवासी क्या से बात। 1979 है, 1979 1979 से पहले का ईरान और इसराइल यकजान दो कालिब है। बिल्कुल। तो 79 से इसलिए पहले का ईरान और अमेरिका यकजान दो कालिब है। सही है, बिल्कुल ठीक है ठीक ना। है। और और कोई एक वाकया ऐसा होता है, किसी एक मुल्क में कोई एक वाकया ऐसा होता है, और ये दुनिया में कहीं कोई एक वाकया ऐसा होता है कि किसी मुल्क की रविश बिल्कुल बदल जाती है। सो पिछले एक साल में अरब मुआशरों के हीरो कौन है? हिजबुल्लाह, हमास, हौसी। हर वो ताकत गिरोह फर्द जो इसराइल को चैलेंज कर रहा है गजा की जंग पर, वो सिर्फ अरबों का नहीं यार, वो दुनिया के तमाम मुआशरों में मौजूद इंसान दोस्त लोगों का, जिन्हें गरज है। लोग यूक्रेन में भी मर रहे हैं, लोग सूडान में भी मर रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिक किलिंग, बच्चों की, औरतों की और खानदानों की प्लानिंग करके कि इस पूरे खानदान को अब खत्म करना है, इस पूरे खानदान को खत्म करना है। इसराइल फलस्तीन और जनूबी लेबनान में सिस्टमैटिक किलिंग कर रहा है, जैसे होलोकास्ट के जमाने में हिटलर ने यहूदियों की थी। यानी बकायदा प्लान बना के बंदे नहीं मारना। तो लेकिन और ये तो यूक्रेन ने भी हो गर्नेल। सकता है ना, उसकी उसकी ताकत कम से कम जरा करीब करीब है ना। मतलब ये गजा के इसराइल के मुकाबले पे गजा की जो हैसियत है वो यूक्रेन की रशिया या रूस के मुकाबले पे तो नहीं है ना। अगर उसके पास भी यही होता तो उन्होंने भी हाँ इसी वो तरह कत्ल हाँ, करना वो था। पैरेलल नहीं है, वो बराबर नहीं है। हाँ। हाँ तो फिर, और वहां पर देखा ना, यही ममालिक जो जिनसे आप उम्मीद लगा के बैठे कि ये इस तरह हो जाएंगे, और वहां जंग, ये खुद अपने मुल्क के लिए किस तरह से जंग लड़ रहे हैं, अपने उस सियासी कजियों के कोई लिए। शक नहीं इसमें। मैं आपसे ये कह, अभी मैं 1 मिनट पहले कह चुका हूं कि आप सलाम पेश करें अल जजीरा टीवी को और मेहदी हसन हम्म। को और बासिम यूसुफ को और जॉन जे मेयर शेमर को। या मतलब मेरे साथ भी आपकी सलाम अलैकी हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि भाई, उसकी वजह यह है कि यूक्रेन जंग को अल जजीरा जैसी कवरेज मुयसर नहीं आई, जैसे अल जजीरा पिछले एक साल से एक लम्हा जाया किए बगैर मुसलसल फलस्तीन पे फोकस है। हम्म। यूक्रेन के बारे में बीबीसी और सीएनएन और फॉक्स न्यूज ने कोई ऐसे करके, मतलब वहां तो पाबंदी भी नहीं है। इसराइल की तो पाबंदी है कि हम्म। आप मगरबी किनारे में अल जजीरा का दफ्तर बंद है, इसराइल के अंदर अल जजीरा का दफ्तर बंद है, और गजा के अंदर उनके सहाफी, यानी कोई 350 400 सहाफी तो एक साल में इसराइल ने मारे हैं, चुन चुन कर। यूट्यूबरों को भी मारते हैं वो। तो भाई, इस जंग को आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आया है अल जजीरा, इस जंग को आपके सोशल मीडिया पर लेकर आया है मेहदी हसन, बासिम यूसुफ। तो तो क्या कहते सही। हैं वो, क्या एक बाल का शेर के पास पा मिल गए काबे को कहां से। श्रम खाने से। हाँ। तो हम तो भाई, ये जो अल जजीरा के साफी हैं और जो दुनिया के सोशल मीडिया के ब्रॉडकास्टर हैं और इस टाइप के लोग हैं, हम उनको सही। सलाम पेश करते हैं सही। कि और कुछ नहीं तो कम से कम मजलूमों का मुकदमा तो लड़ रहे हैं। और फिर यूक्रेन की जंग में रूस ने ये नहीं कहा कि हम यूक्रेनियों की नस्ल खत्म कर देना चाहते हैं। और सूडान की जो दाखिली लड़ाई है, उसमें एक तरफ सदारती अफवाज हैं और एक तरफ रियासती अफवाज हैं, वो दोनों फौजें अपने अपने सरबराह को मुल्क का लीडर बनाने के लिए लड़ रही हैं। उन फौजों की लड़ाई का मकसद ये नहीं है कि हमारे मुखालिफ की नस्ल खत्म हो जाए। प्रॉब्लम फलस्तीन और इसराइल के तनाजे में ये है कि आईसीसी ने ये कहा है कि इसराइल का वजीर आजम और वजीर दिफा जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। हम्म। आईसीसी मुसलमानों का इदारा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आलमी कवानीन का इदारा है, और वहां मजहबी तशरीहात पर अमल पैरा लोग नहीं बैठे हुए, वाकयाती हकायक की बुनियाद पर बात करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और मसला फलस्तीन जिंदा जमीर में बुरी तरह झंझोड़ ला रहा है, बुरी तरह झंझोड़ रहा है। सो मैं नहीं समझता कि एक साल तक दुनिया मजीद ये बर्दाश्त करेगी जो पिछले एक साल से हो रहा मुझे मतलब ये रियाज कॉन्फ्रेंस में कोई एलामिया वगैरह आया क्या था, है। रियाद पता कॉन्फ्रेंस चला? में, मैं रियाद कॉन्फ्रेंस से चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान का जो बयान है ना, जो उन्होंने खुद बोला है, हम्म। उनके वर्ड, वो आपके और आपके नाजरीन के सामने रखूं कि उन्होंने जुमले क्या बोले।
ओपनिंग रिमार्क्स। तो नहीं, और इख्तितामी एलामिया में भी कोई क्या? पहले मैं आपको ओपनिंग रिमार्क्स दिखाता हूँ। ठीक ठीक ठीक, बिस्मिल्लाह। हम्म। मैं भाई डॉन से पढ़ रहा हूँ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अरब इस्लामी ममालिक के मुश्तरका इजलास में गजा और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। अल जजीरा के मुताबिक फ़लस्तीन पर काबिज इसराइल की गजा और लबनान पर मुसल्लत करदा जंग के तनाजुर में पीर को रियाद में अरब इस्लामी ममालिक का मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तिताही कलिमात बोले। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी वलीयत ने कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीन और लबनान में हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाए। उन्होंने गजा में इसराइली जराइम को जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने ये भी कहा कि मासूम शहरियों के खिलाफ इसराइल के जराइम और हमारे मुकद्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा की मुसलसल बेहुरमती फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हकूक की बहाली के लिए कोशिशों को सबोताज करने के बराबर है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरा पर इसराइली पाबंदी की सख्त मजम्मत की और बीबीसी ने आज लिखा है कि उनका इख्तितामी एलामिया जो था उसमें यह था कि ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की हिमायत नहीं करते। ठीक। तो ब्रदर इस्लामी मुल्क का मतलब तो पाकिस्तान और सऊदी अरब है ना। हम भी तो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं। तो अगर मेरे सऊदी अरब अगर ईरान को ब्रदर, यार एक मिनट के लिए अंदाजा लगाएं शमसुद्दीन। वो ये सारे बरादरान दुनिया में यूसुफ है एक दूसरे के एक लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, दुनिया में जी। दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े जखायर किसके पास हैं? रूस के पास। रूस के पास। दूसरे हम्म। नंबर दूसरे नंबर पर इ, ईरान के पास है ईरान। गालिबन। दुनिया में तेल के सबसे बड़े जखायर किसके पास हैं? सऊदी अरब या ईरान? सऊदी सऊदी अरब। चौथे नंबर पर दुनिया में तेल के सबसे बड़े जखायर किसके पास है? ईरान के पास। सही। दूसरे नंबर पर तेल के सबसे बड़े जखायर किसके पास हैं? इराक के पास। सऊदी का ईरान और इराक एक ही है। नहीं नहीं, ऐसे भी ठीक नहीं है है, ना। बहुत मसाइल हैं वहाँ। चक्कर बहुत है वहाँ। जब मसला इसराइल के साथ तनाज़े का है तो आपको ईरान, इराक, शाम, लबनान और ईरान और यमन एक ही सफ में खड़े हुए नजर आते हैं। मैं अच्छा, आपको वैसे सबूत दे सकता जिमरन में अगर आप इस पे हूं। मैं ये बताना चाहें तो कहना उसके चाहता बाद। हूं कि सऊदी अरब का स्विच होना, हम्म। यानी ईरान मुखालिफ गिरोह जो मिडल ईस्ट में मौजूद है उसमें उनका सुर्खैल तो सऊदी अरब है ना। तो सऊदी अरब का स्विच करना, ये देखते हुए कि अगले 4 साल में ट्रंप क्या कर सकता है, एक अमल अंगेज सूरत हाल पैदा करेगा फलस्तीनियों के लिए। सही। और जो बयान हमने रियाद कॉन्फ्रेंस की सूरत में देखा है, 1 साल पहले इसी तरह की कॉन्फ्रेंस रियाद में हुई थी जिसका मुश्तरका एलामिया तक जारी नहीं हुआ था। इसका इफ्तिताही एलामिया भी आया है और इख्तितामी एलामिया भी आया है। और इसका इख्तितामी एलामिया बीबीसी पर किस नाम से शाया हुआ है? वो सिर्फ आप देख लें कि वो खबर की, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में बयान और खित्ते में ताकत का नया खेल। उनके नुमाइंदा खसूसी हैं फ्रैंक गार्डनर। उनका मजमून बीबीसी पर आज छाया हुआ है। कितने घंटे पहले? 4 या 8 घंटे पहले। तो दोस्त, सूरत हाल उस तरह भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जिस तरह हमारे बहुत से सही दोस्त समझ रहे हैं। सही। अच्छा श्रद्धा, अभी गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने आयतुल्लाह उज़्मा आयतुल्लाह सिस्तानी हाफिज़ुल्लाह से एक मुलाकात की थी। इस हवाले से कोई खबर है? क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे जो शियाओं में से जो ईरान मुखालिफ जो हमारे कुछ दोस्त हैं, अहले तशय्युअ में से, सुन्नियों में से नहीं, उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड, यानी मतलब कुछ चीज़ें शेयर की कि भाई उसमें
सिस्तानी साहब ने कहा भाई ईरान जो है वो इस हमारे मुल्क का इस्तेमाल और इसके थ्रू जो कुछ कर रहे हैं हम इसको कभी इजाजत नहीं देंगे और हम इसके खिलाफ है और उसके असर उसुख को यहाँ रोका जाए। ये सोशल मीडिया पे मैंने एक दो खबरें, फिर मैंने अरबी के कुछ चैनल वगैरह ढूंढा तो मुझे ऐसी चीज तो नहीं मिली। लेकिन बहरहाल मुलाकात और उनकी एक वो उसका आया सारा, तो इस है कोई कोई ऐसी खबर? मुलाकात नहीं। जी। इराकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का नाम है अंतोनियो गुतरेस। उन्होंने इराक वही। का तो कोई दौरा नहीं किया पिछले दिनों। नहीं नहीं, जो जो इराक में जो उनका नुमाइंदा होता है ना, वो अरबी ही था कोई बंदा जिसने, एक मुलाकात तो हाँ, हुई है ये 3-4 कोई दिन पहले की। आयतुल्ला आयतुल्ला सिस्तानी का नाम 10 दिन पहले उस वक्त खबरों में आया जब इसराइल के चैनल 14 ने ये वो दावा तो ठीक किया है, वो कि सही है। इसराइल की हिट लिस्ट पर 3 ठीक है। लोग हैं, याह्या मैं सिनवार, नईम कासिम और आयतुल्ला सिस्तानी। ठीक। और चले आप इसको देख। बाद में अमेरिका ने उसकी मजम्मत की और कहा कि हम ऐसी खबरों, इन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी सफीर इन बगदाद, वो खातून है, उन्होंने ये कहा कि ये बातें बहुत बुरी हैं और सिस्तानी की शख्सियत बड़ी अहम है और वो खत्ते के अमन के लिए वो उनकी बड़ी खिदमत है वगैरह वगैरह, उन्होंने उनको नहीं नहीं, उनकी तारीफें की। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा, अगर इस हवाले से कोई चीज़ है तो हम इस पे भी एक गुफ्तगू करेंगे। जो ये आप जरा खबरों को शायद बाकी वो इतने ज्यादा हमारे मीडिया पे कहीं ये चीज़ इस तरह से आई नहीं थी। लेकिन बहरहाल इराक के कुछ टीवी चैनल वगैरह को मैंने देखा तो उसमें मशरिक बाकायदा ये वस्ता खबर के है। लिए डेडिकेटेड चैनल, मशरिक के वस्ता के मामलात पर एक चैनल जो फोकस करता है उसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा पर ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, चले, ठीक। तो बहुत शुक्रिया ठीक, हमारे मोहतरम बहुत शुक्रिया जोसफ आपका। अस्करी साहब आपका। जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से और बाकी जगहों से भी आपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो आपकी डिग्री थी, और उसके बाद जो आपका शौक़ मुतालिया था और ज़ौक़ तहक़ीक़, वो सब आपकी गुफ्तगू से ये चीज़ें झलकती है। तो हम जो है वो अल्लाह मियाँ से दुआगो है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके फ़िक्र और दानिश में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, और हमें भी ये तौफीक दे कि हम आप जैसे अहले इल्म से मुसलसल मुस्तफ़ीद होते रहे। तो बहुत मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया, और हमने जब भी आपसे दरख्वास्त की आपने उसको शरफ़ कबूलियत बख्शा। तो बस बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम भी था, और उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे कुछ साथी सामीन नाजरीन कोई सवाल भी करना चाहे तो उसको भी हम फिर 2 4 8 10 सवाल अगर इस तरह आते हैं तो हम उस पर फिर आपसे दोबारा आपकी बिल्कुल खिदमत में हाँ, हाजिर अगर अगर होंगे। कुछ दोस्तों के सवालात हैं तो वो इसके ज़िमन में कहें। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक साहब ने रब्ता करके मुझसे पूछा था कि क्या अल हश्द शाबी के मामले पर ईरान और इराक में कोई तनाज़ा होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अल हश्द शाबी के मामले पर ईरान और इराक में कोई तनाज़ा होगा। कोई तनाज़ा नहीं। सही, लेकिन ईरान इराक का जो बहुत पावरफुल सियासी जो है मुक्तदा सदर वगैरह वो तो शदीद खिलाफ है ना। और खुद इराकी उसमें भी देखे ईरानी असर रसूख के हवाले से बहुत तशवीश तो पाई जाती है अवामी सतह पे। बिल्कुल, इसमें और कोई शक नहीं। पिछले साल इराकियों ने बड़े एहतजाज किए ईरान के खिलाफ। ये गजा के ऑपरेशन से पहले की बातें। लेकिन इस वक्त मशरिक वस्ता के तमाम मुआशरों में और तमाम दारुल हुकूमतों में एक मौजू जो जिसका कोई मतलब मुकाबले पर मौजू नहीं है, वो मौजू फलस्तीन की जंग है और गजा पर होने वाली नस्ल कुशी। और देखो ना हमारे यहाँ इराक में एक तो शिया सुन्नी आबादी मेरे ख्याल से करीब ही है ना, मतलब इतना फर्क नहीं है, मतलब आबादी का नहीं नहीं, तनासुब ईरान शिया में सुन्नी। है ना, है इराक ना। इराक ईरान इराक ईरान में मेजॉरिटी शिया है। इराक और इराक 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 में 60 to 70% आबादी शिया है। इराक में सुन्नियों की आबादी बहुत ज्यादा है। वही मैं क्या, अच्छा दूसरा अब मसला ये है ना कि चलो मेरा ख्याल से वहां पर अब मुझे इतना अंदाजा नहीं कि फिरका वाराना क्या उनके वो है, लेकिन एक जबान जो है ना वो अपने आप को अरब वो करता है और ये अपने आप को पर्शियन, तो उस हवाले से भी इनमें एक पाया जाता है। दूसरा जो है ना इराक के और आलम अरब के अंदर जो आयतुल्ला सिस्तानी और उनसे पहले जो हमारे शिराजी बरादरान और उनका बहुत ज्यादा खासतौर पर इराक में और ईरान ने भी उनके लाखों मुकल्लिदीन है, तो वो बिल्कुल उनके खिलाफ है वो भी ईरान और इसके असर रसूख वगैरह के। तो इस तरह क्या था यार ये बहुत एले तकसीम एले दर तशीर के तकसीम। अब पिछली वीडियो में भी हमने ये एक हिंट दिया था कि हम कभी बैठेंगे और एले तशीर के दरमियान जो दाखिली मामलात है उन पर बातचीत करेंगे। वो हम जरूर करेंगे जब कभी अल्लाह ने चाहा और हमें अनकरीब फुर्सत। करें, अनकरीब मुस्तकबिल हाँ, करीब में करेंगे। मुस्तकबिल करीब में करेंगे। लेकिन लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट चीजें नहीं है। ये इस तरह नहीं नहीं है है, कि हाँ नहीं है। हाँ, मतलब मुझे किसी आलिम दीन से उनकी फिक्र से या उनकी फिकी राय से इख्तलाफ होगा, किसी को मेरी फिकी राय से या मेरी सियासी राय से इख्तलाफ होगा। इसका मतलब दुश्मन बनना और एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें तानना नहीं है।
ईरान, इराक, शाम, लबनान और यमन के हौसी एक तस्वुर होते हैं जब मशरिक वुस्ता में उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या सियासी मकासद की बात आती है। हाँ, बिल्कुल। उनके दरमियान इख्तलाफात है, फिका के भी होंगे। ईरानी शिया असनाशरी हैं, हौसी जैदी हैं। जेदी है, बिल्कुल। ईरानी शिया असनी अशरी और विलायत फ़की वाले हैं। इराक वाले शिया असना अशरी मगर मरजइयत के निज़ाम वाले हैं, वो विलायत फ़की को नहीं मानते। और तो मतलब शाम का असद शाम का मुसेरी असद है। अलवी है, अलवी है। हाँ, अलवी। वो न शिया है ना सुन्नी है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, नहीं, तो फिर शियाओं का एक मतलब फिरका है अलवी शियाओं का, लेकिन इसना अशरियत और बाकियों से उसके बड़े शदीद हाँ दुश्मनी हाँ, वाला है, इसना अलवी अशरियों फिकी का और। फिका में अलवियों से मुतल्लिक ये राय है कि ना उनसे रिश्ता लिया जा सकता है ना उनसे रिश्ता बिल्कुल दिया जा सकता है, ना ऐसा। उनका जबिया खाना हलाल है ना उनके घर से कोई चीज लेकर खाना जायज है। तो फिका में बिल्कुल। क्या है, वो एक हाँ। अलहदा बात है। हम सियासत और बिल्कुल आलमी बिल्कुल। तल्लुकात पर ही बिल्कुल रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू शहजाद साहब, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। जीते रहो शमसुद्दीन, बाल बच्चों समेत बड़ी हमेशा खुश रहो, आबाद। मेहरबानी।